एपिसोड 86 गरबा नाइट 2। अब आगे। ध्रुव ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर वहां से चला गया। ध्रुव ने ये तेजी से कहा कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कियारा ने ध्रुव से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ध्रुव ने कियारा की एक नहीं सुनी और उसे एक कोने में ले गया जहां पर आसपास कोई भी नहीं था। क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों लेकर आए हो? तुम्हारी वजह से देखो मेरे हाथ में दर्द हो गया, कियारा ने अपने हाथ को सहलाते हुए कहा। ध्रुव ने कियारा के हाथ को उसकी कमर से लगा दिया जिससे कियारा थोड़ी उसकी तरफ झुक गई। कियारा ध्रुव के बहुत करीब थी। यह महसूस करते ही कियारा की दिल की धड़कनें मेट्रो के जैसे चलने लगी। ध्रुव धीरे धीरे कियारा की तरफ झुकने लगा। ध्रुव कियारा के होठों की तरफ झुक रहा था। ये देखकर कियारा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कियारा को ऐसे घबराता देख ध्रुव के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कियारा के कान पर वाइट कर लिया जिससे कियारा की मुंह से आह निकल गई। ये तुम्हारी पनिशमेंट है, आगे से कभी मेरे बारे में ऐसा मत कहना, ध्रुव ने कियारा से कहा। कियारा बहुत घबरा गई थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। ध्रुव ने कियारा के पिंक होठों को अपने हाथों से थपथपाते हुए कहा, और अगर तुमने फिर भी ऐसा किया तो जो तुम सोच रही हो मैं वह भी कर सकता हूँ। ये कहकर ध्रुव ने कियारा के हाथ छोड़ा और फिर वहां से चला गया। कियारा की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसने जाते हुए ध्रुव को देखकर कहा, ये पूरा का पूरा संकी है। तभी उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और इधर उधर देखते हुए अपने मन में कहा, अच्छा हुआ किसी ने सुना नहीं, वरना पता नहीं है वो मेरे साथ क्या करता। ये कहकर कियारा जल्दी से वहां से भाग गई। उसे डर था कहीं ध्रुव वापस से उसके पीछे ना पड़ जाए। लावण्या को कुछ काम था इसलिए वह कॉलेज के बैक डोर से अंदर आई। वह बैक साइड में काम कर रही थी। उसने सोचा वह थोड़ी देर बाद काम कर आगे डांडिया साइड चली जाएगी, इसीलिए वह वहां अरेंजमेंट देखने में बिजी हो गई। सब लोग डांडिया खेल रहे थे। लगभग सभी स्टूडेंट आ गए थे। वहां पर एक BMW कार आकर रुकी। ड्राइवर कार से नीचे उतरा और उसने बैक सीट का दरवाजा खोला। कार के बैक डोर से आयशा नीचे उतरी। सब लोग आयशा को ही देखने लगे। आयशा ने ब्राउन कलर का फुल प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड वर्क वाला गुजराती लहंगा पहन रखा था। ईयरिंग और बालों को स्ट्रेट कर रखा था। आयशा हाई हील्स की टक टक की आवाज करते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ चल रही थी, बिल्कुल किसी मॉडल की जैसे। आयशा ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और सीधे कृष के पास गई जो साइड में खड़ा ऑरेंज जूस पी रहा था। कृष के पास में ही रोहन भी खड़ा था। हेलो कृष, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, आयशा ने कृष से कहा। कृष ने बिना आयशा को देखे ही कहा, थैंक्स। अब तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, आयशा ने मुस्कुराते हुए कृष से पूछा। कृष ने जूस की एक सीप लेते हुए कहा, मुझे क्या पता तुम कैसी लग रही हो। प्रियंका ने आयशा को देखकर नायरा से कहा, लो आ गई छिपकली वापस। नायरा प्रियंका की बात सुनकर हंसने लगी। उसने कहा, तुम आयशा को छिपकली क्यों बोल रही हो? क्योंकि वह है छिपकली। अब देखो कैसे वो कृष से चिपक रही है। कृष उसे कब से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है फिर भी वह नहीं मान रही, प्रियंका ने कहा। हाँ ये बात तो है, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक लावण्या नहीं आ जाती। लावण्या को खुद को ही अपने माल को संभाल कर रखना होगा, नायरा ने कहा। तुम मुझे देखकर बता सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, आयशा ने कहा। कृष ने आयशा की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा और किसी को नहीं देखता हूँ। अच्छा तो कहाँ पर है तुम्हारी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड? कहीं नजर तो नहीं आ रही? लगता है वह यहाँ पर नहीं आने वाली। क्यों ना तुम मेरे साथ ही डांडिया खेलो, आयशा ने कहा। लावण्या तैयार होने के लिए गई है, वह आती ही होगी, रोहन ने आयशा की बात का जवाब दिया। आयशा ने मुंह बनाकर कहा, तैयार होकर आएगी, फिर भी लगेगी तो वैसी ही बहन जी जैसे। रोहन या कृष में से कोई भी आयशा को उसकी बात का जवाब देते इससे पहले ही वहां की लाइट चली गई जिससे म्यूजिक और लाइट्स बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा हो गया। तभी सभी के कानों में किसी के पायल की घुंघरू की आवाज आई। सब लोग उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आ रही थी। एक स्पॉटलाइट आकर कॉलेज के मेन गेट पर पड़ी जहां से लावण्या धीरे धीरे कदमों से कॉलेज के अंदर आ रही थी। लावण्या को देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी पूरे कॉलेज की लाइट वापस आ गई। लावण्या ने व्हाइट कलर का लहंगा पहन रखा था जिस पर कांच से काम किया हुआ था, ऊपर पर्पल कलर का ब्लाउज और उसी के कलर का दुपट्टा भी पहन रखा था। दुपट्टे की साइड में फेदर लगी हुई थी। लावण्या ने अपने राइट शोल्डर से दुपट्टे को लेकर आगे अपनी कमर के पास पिन कर रखा था। माथे पर मांग टीका और कानों में पर्पल कलर की ही इयररिंग्स पहन रखी थी। बालों को नीचे से थोड़ा कल कर रखा था। माथे पर पर्पल कलर की एक छोटी सी बिंदी, अपने आंखों की साइड में गुजराती लड़की के जैसे 3 काली बिंदियां लगा रखी थी। पैरों में सिल्वर कलर की मोचड़ी, हाथों में पर्पल कलर की चूड़ियां और दूसरे हाथ में एक वॉच थी। लावण्या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, यह भी कह सकते हैं वहां मौजूद सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत वही थी। सब हैरानी में लावण्या को देख रहे थे। लावण्या हमेशा कॉलेज में कैजुअल कपड़ों में ही आती थी, वह कभी ज्यादा तड़क भड़क के कपड़े नहीं पहनती थी, इसीलिए लावण्या की ब्यूटी निखर कर सबको नहीं दिखती थी। आज पहली बार लावण्या ऐसे ट्रेडिशनल वेयर में सबके सामने आई थी। सब लोग अपनी आंखें फाड़े लावण्या को ही देख रहे थे। वही हमारे कृष तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए थे, वह तो लावण्या को ही देखे जा रही थे।
रोहन ने लावण्या की तरफ देखते हुए कृष से कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने और लावण्या ने कपल आउटफिट पहनी है। कृष ने भी यह नोटिस किया तो उसे समझ आया कि लावण्या और उसने पर्पल कलर की आउटफिट पहन रखी है जो बिल्कुल कपल जैसी लग रही है। नहीं, हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर हमारी किस्मत भी कह सकते हैं, कृष ने कहा। वाह, मतलब भगवान भी तुम दोनों के साथ है अंडरस्कोर रोहन ने हंसते हुए कहा। वह लावण्या की फोटो लेने लगा। लावण्या की पायल में घुंघरू लगे हुए थे, इसीलिए जब वह चल रही थी तब सब लोग लावण्या की पायल की आवाज सुन पा रहे थे। लावण्या ने सबकी तरफ देखा। लावण्या को देखकर पूरे कॉलेज शॉक में था क्योंकि लावण्या इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लावण्या पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। वह गुजराती लहंगा लावण्या पर इतना खूबसूरत लग रहा था, ऊपर से लावण्या की वह क्यूट सी स्माइल। कृष तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था और एक बात जो बहुत ही अजीब थी वह ये थी कि कृष लावण्या ने कपल आउटफिट जैसे कपड़े पहन रखे थे। कृष और लावण्या के कपड़ों में पर्पल कलर सेम था, इसीलिए ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया हो। क्या तुमने और लावण्या ने सोच समझकर अपने कपड़े पहने हैं? रोहन ने कृष से पूछा। नहीं, हम दोनों ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की थी, ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर किस्मत, कृष ने कहा। कृष की बात सुनकर रोहन ने मुस्कुराते हुए और आयशा को घूरते हुए कहा, लगता है भगवान भी तुम दोनों के साथ है। ये सुन आयशा को बहुत गुस्सा आया, उसने अपने हाथों की मुठियां बना ली। लावण्या यहाँ सबसे सुंदर लग रही है, मैं तो उसकी बहुत सारी फोटोज लेने वाला हूँ, ये कहकर रोहन लावण्या की फोटोज लेने लगा। वह साफ साफ आयशा को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिसे तुम बहन जी बोल रही हो वह तुमसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है, और आयशा भी यह बात अच्छे से समझ पा रही थी। लावण्या ने इधर उधर देखा तब उसका ध्यान कृष की तरफ गया जो उसके ठीक सामने खड़ा था। कृष को देखकर लावण्या के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। कृष ने देखा कॉलेज के सभी लड़के लावण्या को ही घूर रहे थे। ये देखकर कृष जल्दी से लावण्या के पास गया। उसकी तो नजरें ही लावण्या से नहीं हट रही थी। कृष का ध्यान बार बार लावण्या के गुलाबी होठों की तरफ जा रहा था। सुंदर है ना? लावण्या ने कृष से पूछा। कृष ने लावण्या को देखते हुए कहा, बहुत सुंदर। कृष को अपनी तरफ देखता देख लावण्या ने कहा, मैं डेकोरेशंस की बात कर रही थी, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ जो आज इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि मेरा ध्यान ही उसके ऊपर से नहीं हट पा रहा। आज चांद भी तुम्हें देखकर यही बोल रहा होगा, ये कौन है जो मुझे भी खूबसूरती के मामले में पीछे छोड़ रहा है। कृष की बात सुनकर लावण्या ने हंसते हुए कहा, यह क्या बोल रहे हो, इतनी फिल्मी लाइन। कृष ने लावण्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ दूसरी तरफ कोने में ले गया। कृष, सब लोग देख रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, हम कॉलेज में हैं अभी, लावण्या ने कहा। कृष ने लावण्या को अपने गले लगा लिया। वह लावण्या को महसूस कर रहा था। क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मैं तुमसे कई सालों से नहीं मिली हूँ, लावण्या ने हंसते हुए कहा। कृष ने लावण्या को जोर से गले लगाए हुए ही कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुमको मुझसे कोई दूर न ले जाए, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ लवी। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, लावण्या ने कृष से कहा। कृष ने लावणी की तरह देखा और फिर प्यार से लावण्या की माथे को चूम कर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है और इतनी ज्यादा प्यारी है कि मुझे डर है कि कहीं तुम्हें किसी की बुरी नजर न लग जाए। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें सबसे बचा कर रखूंगा। कृष की बात सुनकर लावण्या मुस्कुराने लगी। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आसपास वहां पर कोई भी नहीं था। कृष ने लावण्या के होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और उसे किस करने लगा। कृष का एक हाथ लावण्या की कमर पर था और दूसरा लावण्या के गाल पर। लावण्या तो हैरान थी, उसे नहीं लगा था कृष कुछ ऐसा करने वाला है। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। पर हमारे कृष तो लावण्या को किस करने में ही बिजी थे। लावण्या एकदम ब्लैंक हो चुकी थी। कृष ने 2 मिनट बाद ही लावण्या को आजाद कर दिया और लावण्या के बालों को ठीक कर मुस्कुराते हुए कहा, बाकी का हम बाद में करेंगे। लावण्या कृष को घूरने लगी। उसने कृष के पैर पर अपने पैर से मारते हुए कहा, भूल जाओ, ये कहकर लावण्या खिलखिलाते हुए वहां से भाग गई। कृष भी मुस्कुराने लगा और कृष को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। लावण्या आगे और कृष उसके पीछे भाग रहा था। लावण्या जाकर गरबा करने लगी। कृष भी लावण्या के पीछे खड़ा होकर गरबा करने लगा। वह दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से गरबा कर रहे थे और लावण्या तो वैसे भी एक बहुत अच्छी डांसर थी, इसीलिए गरबा करते वक्त उसका लहंगा हवा में लहरा रहा था। कृष और लावण्या कपल गरबा कर रहे थे और करते हुए उन दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी। यारा और नायरा भी लावण्या को देखकर गरबा करने लगी। चलना हम भी गरबा करते हैं, सामने कुणाल और रोहन से कहा। कुणाल ने कहा, हाँ हाँ मेरी वाली भी है वहाँ पर, हाँ मेरी वाली तो है, नहीं तुम्हें शाम के साथ ही कर लूंगा। रोहन ने कहा। वे तीनों में गरबा करने के लिए आगे और हमारे सबसे प्यारे और क्यूट कपल अनाया और रोहित तो पहले से ही अपने प्यार में गुम होकर गरबा कर रहे था। प्रियंका वहां पर साइड में टेबल पर बैठी थी। नायरा और कियारा ने उससे साथ में गरबा करने के लिए कहा था, पर प्रियंका का मन नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। उसे विवान की बहुत याद आ रही थी। उसने अपने फोन में विवान को मैसेज किया, क्या कर रहे हो, उद्धरण चिन्ह।
विवान का तुरंत ही रिप्लाई आया, अंडस्को अभी तो अपनी पार्टनर के साथ गरबा करने के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे ही प्रियंका ने ये मैसेज देखा वह इधर उधर देखने लगी। तभी विवान ने पीछे से आकर प्रियंका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गरबा ग्राउंड में ले गया और गरबा करने लगा। वही हमारी प्रियंका तो विवान को देखकर हैरान ही रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी विवान वहां पर आने वाला है, क्योंकि विवान ने प्रियंका को सुबह बताया था कि उसे शाम को एक पार्टी में जाना है चीफ गेस्ट के तौर पर। इसका मतलब विवान जिस पार्टी के बारे में बात कर रहा था जहां उसे चीफ गेस्ट बनकर जाना था, वह प्रियंका का ही कॉलेज था। विवान ने भी ग्रीन कलर का ही कुर्ता पहन रखा था। उसने लावण्या से पहले ही पूछ लिया था कि प्रियंका किस कलर लहंगा पहनने वाली है आज। एपिसोड 87 गरबा नाइट 3। अब आगे। सब लोग नवरात्रि में गरबा पार्टी में मस्ती कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, बस एक आयशा ही ऐसी थी जो एक कोने में खड़ी लावण्या और कृष को घूर रही थी। कृष और लावण्या को खुशी से एक साथ गरबा करते देख आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बचपन से ही कृष को पसंद करती थी और उन दोनों की फैमिली ने ये डिसाइड कर रखा था कि अगर आगे जाकर सब सही रहा तो दोनों फैमिली मिलकर कृष और आयशा की सगाई करवा देगी। अगर तुम उन दोनों को ऐसे देखती रही तब भी तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, फिर क्यों अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रही हो। ध्रुव ने आयशा से कहा, मैं कोई अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। जहाँ तक बात रही इन दोनों की तो कृष सिर्फ लावण्या के साथ टाइम पास कर रहा है, वह बस उसके लिए एक खेल है। तुम्हें भी पता है मुझे जो चाहिए होता है वह मैं लेकर ही रहती हूँ। कृष को तो मैं बचपन से पसंद करती हूँ, उसको मैं कैसे इतनी आसानी से जाने दे सकती हूँ। आयशा ने कहा, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है, इन दोनों के बीच में तुम कभी नहीं आ सकती और ना ही कभी मैं ऐसा होने दूंगा। ध्रुव ने आयशा को घूरते हुए कहा, मुझे पता है तुम लावण्या को पसंद करते हो, फिर तुम क्यों उसे कृष के साथ जाने दे रहे हो। अगर तुम चाहो तो कृष मेरा और वह लड़की लावण्या तुम्हारी हो सकती है। तुमको भी तो उसके साथ रहना चाहती हो। आयशा ने कहा, वह चाहती थी कि वह ध्रुव के साथ एक डील कर ले। उसे पता था अगर ध्रुव उसकी इसमें मदद करेगा तो ये काम बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाएगा। बदले ध्रुव को लावण्या और उसे कृष मिल जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और ना ही तुम्हें करने दूंगा, तो अपने ये फालतू के सपने देखना बंद करो। अंडस्को ध्रुव ने गुस्से में कहा। आयशा ध्रुव को घूरने लगी। ध्रुव ने आयशा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें लगता है अगर तुम ऐसे ही मुझे घूरती रहोगी तो मेरा कुछ बिगाड़ लोगी। मैं शैतान हूँ और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, तो चुप गरबा करो और भजिया खाओ। अगर कुछ करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर ध्रुव वहां से चला गया। आयशा ने गुस्से में धीरे से कहा, आयशा खुराना कुछ करने से पहले किसी से पूछती नहीं है, ना ही मुझे किसी की परमिशन की जरूरत है। मुझे जो करना होगा मैं वह करके रहूंगी। कियारा गरबा करते करते बहुत थक गई थी, वह साइड में आकर खड़ी हो गई। तभी एक लड़के ने कियारा के सामने जूस का ग्लास कर दिया। कियारा ने देखा तो वह निखिल था। निखिल कियारा के ही क्लास में था। कियारा ने 12 बार निखिल से बात भी की थी। थैंक्स। कियारा ने निखिल के हाथ से जूस लेते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा गरबा किया और तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। निखिल ने कियारा की तारीफ करते हुए कहा। कियारा ने जूस पीते हुए मुस्कुराकर निखिल से कहा, अंडस्को थैंक यू, तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। आज पूरे कॉलेज के लड़कों की नज़र से तुम पर है। अब तुम ही तो एक सिंगल हो जिसके ऊपर सब ट्राई मार सकते हैं। हाँ, कॉलेज में कुछ और लड़कियां भी सिंगल है पर उनमें वह बात नहीं जो तुम में है, ऐसा कॉलेज के सभी लड़कों का कहना है। निखिल ने कहा। कियारा निखिल की बात सुनकर हंसने लगी। निखिल भी कियारा के साथ में हंसने लगा। तुम्हारा साइंस ऑफ ह्यूमन बहुत अच्छा है और तुम बहुत अच्छा मजाक भी कर लेते हो, कियारा ने हंसते हुए कहा। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, अंडस्को निखिल ने कहा। दूर खड़ा ध्रुव निखिल और कियारा को ही देख रहा था। उन दोनों को ऐसे हंसते हुए बातें करते देख ध्रुव को गुस्सा आ रहा था। अब इसकी वजह क्या थी ये तो ध्रुव को भी नहीं पता है। पता नहीं मेरी जिंदगी में कब मेरा इन सिली गर्ल्स से पीछा छूटेगा। इनमें इतना भी दिमाग नहीं कि हर किसी लड़के से बात नहीं करते। हर लड़का जरूरी तो नहीं अच्छा ही हो मेरी तरह, ध्रुव ने धीरे से कहा। कियारा और निखिल बात ही कर रहे थे कि तभी म्यूजिक बंद हो गया। सब लोगों ने देखा कॉलेज के डीन गरबा कांड के सेंट्रल में माइक के साथ खड़े थे। हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, डीन ने माइक में कहा। जय माता दी, सभी स्टूडेंट्स ने चिल्लाकर कहा। डीन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है गरबा और नवरात्रि का बहुत जोश है तुम लोगों में। आज हमारे इस गरबा नाइट के चीफ गेस्ट और कोई नहीं, मिस्टर विवाह रंधावा है और आप सब लोग तो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और आज सबके ही फेवरेट भी है। यस सर, सभी स्टूडेंट्स ने चिल्लाकर कहा। विवाह ने माइक लिया और सभी को हैप्पी नवरात्रि विश कर कहा, मैं आप सबको यह नहीं कहूंगा कि आज बिल्कुल अच्छे कॉलेज स्टूडेंट्स के जैसे डिसिप्लिन और बाकी रूल्स को फॉलो करो। मैं बस इतना कहूंगा, बस रेस्पेक्ट द गर्ल्स, बाकी एंजॉय द फंक्शन। एंड मुझे ये भी पता है आप में से कुछ लोगों के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हैं। मैं यह नहीं कहूंगा रिलेशनशिप गलत है, बट रिलेशनशिप की वजह से स्टडी, फैमिली और अपनी लाइफ में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना रिलेशंस बहुत अच्छी चीज है। बस कुछ लोग रिलेशनशिप और अपनी लाइफ को मैनेज और बैलेंस करना नहीं जानते हैं, इसीलिए वह सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पाते हैं। और आप लोग रिलेशनशिप में तब आए
जब आप दोनों पर फोकस कर पाए, क्योंकि एक भी डिसबैलेंस हुआ तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। यस सर, थैंक यू फॉर योर एडवाइस अंडरस्को सभी स्टूडेंट्स ने कहा। उन सभी को विवान की बात सही भी लगी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी कुछ लोग रिलेशनशिप में आने के बाद सिर्फ उसी में ध्यान देते हैं, रात भर जाकर बातें करना और सिर्फ अपने पार्टनर पर ही ध्यान देना। वह अपनी पढ़ाई, करियर, फैमिली, इन सब को भूल आए जाते हैं। इसीलिए आजकल हेल्दी रिलेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत कम लोग ही दोनों चीज़ों में बैलेंस बना पाते हैं, और जो बैलेंस बना लेते हैं वह अपनी लाइफ में रियल वे में सक्सेसफुल होते हैं। अब गरबा नाइट है तो थोड़ी बहुत तो मस्ती चलती है, सो गो स्टूडेंट्स, विवान ने माइक में कहा। यस सर, स्टूडेंट्स ने बड़े ही जोश के साथ कहा। म्यूजिक फिर से ऑन हो गया। नायरा चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ एक परफॉर्मेंस करना है, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? चलो हम दोनों साथ में गरबा करेंगे, कुणाल ने कहा। वह कब से नायरा के पीछे पड़ा था। वह नायरा के साथ गरबा करना चाहता था, पर नायरा उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। तुम बोर नहीं हो जाते मेरे पीछे घूमते घूमते? नायरा ने कहा। बिल्कुल नहीं, कुणाल ने कहा और नायरा का हाथ पकड़ लिया। नायरा ने पीछे देखा तो कुणाल ने नायरा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी करने में मैं बोर नहीं हो सकता, और तुम्हारा साथ मेरे लिए लाइफ का सबसे अच्छा तोहफा है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुणाल की बात सुनकर नायरा इंप्रेस हो गई। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, पर नायरा कुणाल को अपनी वह स्माइल दिखाना नहीं चाहती थी। उसने कुणाल की तरफ देखकर कहा, चलो हो जाए कंपटीशन। ठीक है अंडरस्को कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने लावण्या की तरफ देखा। लावण्या समझ गई कुणाल क्या कहना चाहता है। वह म्यूजिक एरिया में गई और वहां पर सॉन्ग प्ले कर दिया। विवान प्रियंका के साथ डांस करने के लिए आ गया। विवान को डर नहीं, कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, वह प्रियंका से प्यार करता था और वही बात उसके लिए बहुत मायने रखती थी। कुणाल और नायरा मिलकर गरबा ग्राउंड में डांस करने लगे। कॉलेज के बाकी के गर्ल्स और बॉयज भी नायरा और कुणाल के साथ डांस करने लगे। सभी गर्ल्स नायरा की तरफ और बॉयज कुणाल की तरफ। नायरा कुणाल को देखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ डांस कर रही थी। वही हमारा कुणाल किसी प्यार में पड़े मजनू के जैसे नायरा के पीछे खड़ा डांस कर रहा था। कोष्टक, चलो हम भी डांस करते हैं, निखिल ने कियारा से पूछा। कियारा ने निखिल की तरफ देखा और हाँ कह दिया है। वह निखिल के साथ पर डांस करने लगी। उन दोनों को साथ में डांस करता देख ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव से रहा नहीं गया और वह भी डांस करने के लिए चला गया। उसने कियारा को कमर से पकड़ अपने तरफ कर लिया और कियारा के साथ डांस करने लगा। कियारा जैसे ही ध्रुव से दूर जाने की कोशिश करती, ध्रुव फिर से कियारा को अपने करीब कर लेता। कियारा परेशान हो गई थी, पर ध्रुव बार बार ऐसा ही कर रहा था। वह कियारा को निखिल के पास नहीं जाने दे रहा था। कोष्टक, कृष ने लावण्या की कमर पर अपने हाथ रखे। लावण्या ने कृष की तरफ देखा। कृष के हाथ लगाने भर से लावण्या वाइब्रेट हो रही थी, पर फिर भी वह डांस कर रही थी। उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग थी। एपिसोड 88 गरबा नाइट 4। अब आगे। सब लोगों ने गरबा का बहुत मजा लिया, सिवाय आयशा को छोड़कर। वह तो यही सोच रही थी वह कुछ ऐसा करेगी जिससे लावण्या कभी गरबा नहीं कर पाएगी। लावण्या पीछे सब ठीक चल रहा है ना देखने के लिए प्रियंका के साथ चली गई। रास्ते में लावण्या एक लड़की से टकरा गई। लावण्या नीचे गिरती, इससे पहले ही उस लड़की ने अपना हाथ देखकर लावण्या को बचा लिया। लावण्या ने अपने सामने देख उस लड़की से कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना आज तो पक्का मेरे पैरों में मोच आ जाती, फिर मैं गरबा भी नहीं कर पाती। लावण्या और प्रियंका ने उस लड़की की तरफ देखा जिसने सिंपल सा ब्लैक कलर का गुजराती लहंगा पहन रखा था। वह लड़की बहुत ही प्यारी लग रही थी। उस लड़की ने भी लावण्या की तरह ही बिल्कुल मेकअप नहीं कर रखा था। ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ माथे पर एक मान टीका लगा रखा था, होठों पर पिंक लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी। उस लड़की ने लावण्या की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, अंडस्को नहीं, गलती मेरी भी थी, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराते वक्त उस लड़की के चेहरे पर भी डिंपल पड़ रहे थे। ये देख लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमको भी मेरी तरह मुस्कुराते हुए डिंपल पड़ते हैं। हाँ, यह मेरे बचपन से ही है, उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने तुमको पहले कभी कॉलेज में नहीं देखा, क्या तुम हमारी सीनियर हो? पर तुमको देखकर नहीं लगता तुम हमारी सीनियर हो सकती हो, प्रियंका ने कहा। नहीं, मैं आपकी सीनियर नहीं हूँ, मैं न्यू हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एडमिशन हुआ है, मेरा नाम शिवांगी है। उस लड़की ने स्माइल कर कहा। तभी मैं सोचूं मैंने तुमको पहले देखा क्यों नहीं, अंडस्को प्रियंका ने कहा। पर मैंने आप दोनों को देखा है, शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने हमको कहाँ पर देखा है? लावण्या ने कंफ्यूजन में पूछा। जब आप कॉलेज गार्डन में डांस कर रही थी तब मैंने आपको देखा था, मैं उस दिन वहां पर मौजूद थी। शायद आप उस दिन किसी से कंपटीशन कर रही थी, पर सच में आप बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करती हैं। क्या आप मुझे भी डांस सिखाएंगी? मुझे भी डांस सीखना है, मुझे डांस करना बचपन से ही बहुत पसंद है, शिवांगी ने कहा। लावण्या शिवांगी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अंडस्को मुझे भी इतना अच्छा डांस नहीं आता है, तुमको भी ऐसा लगा ही है? नहीं, सच में आप बहुत अच्छा डांस करती, क्या प्लीज आप मुझे डांस सिखा सकती है? प्लीज प्लीज, शिवांगी ने लावण्या को मनाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे सच में लावण्या का डांस बहुत अच्छा लगा था।
शिवांगी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी लावण्या को उसे ना बोलना ठीक नहीं लगा, इसीलिए लावण्या ने उसे हाँ कह दी। अब लावण्या ने हाँ कर दी है, तुम देखना तुम भी कुछ वक्त में बहुत अच्छी डांसर बन जाओगी। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, अगर मैं इनका 50% भी सीख लूँ तो भी मेरे लिए काफ़ी होगा। शिवांगी ने कहा, तुम 50% नहीं मुझसे भी अच्छा डांस करोगी, बस अपना 100% देना। और तुम कॉलेज में ही हो? मेरा नाम लावण्या है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, हम कॉलेज में अब इसके बारे में बात कर लेंगे, लावण्या ने कहा। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, मैं भी उसी क्लास में आने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमें एक और दोस्त मिल गई है, प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिवांगी और लावण्या मुस्कुराने लगी। लावण्या ने प्रियंका से कहा, मैं खाना देख कर आती हूँ। ठीक है, मैं भी तब तक आगे सब ठीक है ना, ये चेक कर लेती हूँ। ये कहकर प्रियंका वापस से गरबा ग्राउंड की तरफ चली गई और लावण्या कॉलेज के पीछे जहाँ पर कुछ वर्कर्स मिलकर खाना बना रहे थे। कुछ लोग गरम गरम तेल में भजिया बना रहे थे तो कुछ ढोकले को तैयार कर रहे थे। अब गुजराती फंक्शन था, इसीलिए खाना भी गुजराती ही रखा गया था। यह आइडिया नायरा का था। लावण्या ध्यान से सभी अरेंजमेंट्स को देख रही थी, तभी लावण्या का ध्यान भजिया बना रही आंटी पर गया, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तबीयत खराब हो। आंटी, आप ठीक तो हैं ना? लावण्या ने उन आंटी के पास जाकर पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, उस औरत ने जवाब दिया। आपको देखकर साफ पता चल रहा है आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप ऐसे ही भजिया बनाती रही तो गर्म तेल के पास रहने से आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। आप ये रहने दीजिए, कोई और कर लेगा, लावण्या ने कहा। नहीं बेटा, अगर मैंने यह नहीं किया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और मुझे फिलहाल पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बेटी को मुझे स्कूल भेजना है, जिसकी फीस के लिए मुझे पैसे चाहिए, उस औरत ने लाचारी से कहा। उस आंटी की बात सुनकर लावण्या को बहुत बुरा लगा। वह इतनी खराब हालत में भी काम कर रही थी। लावण्या ने देखा अभी सिर्फ थोड़ी ही भजिया बाकी है। आंटी, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और आप घर जाइए, मैं कल आपको आपके पैसे घर पर दे दूंगी, लावण्या ने कहा। पर बेटा, ये काम उन्होंने कहा, यह मैं कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। वैसे भी अभी 1-2 भजिया ही बची है, फिर मैं भी आगे चली जाऊंगी, आप जाकर आराम कर कीजिए, लावण्या ने कहा। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वह मिले। उन आंटी ने लावण्या को बहुत सारे आशीर्वाद दिया, फिर वहां से चली गई। वहां पर बाकी काम कर रहे वर्कर्स का काम हो गया था, इसीलिए वह वहां से चले गए थे और वेटर भी सारा सामान लेकर आगे चले गए थे। लावण्या का काम भी हो चुका था, वह भी वहां से जा ही रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर मिल गई, तो अब बताओ तुम्हारी क्या कीमत है, आयशा ने लावण्या से कहा। मेरी कीमत इतनी तो है कि तुम जैसी मुझे खरीद ना पाओ, अंडस्को, लावण्या ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ आयशा को जवाब दिया। आयशा ने एक घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, अब चुपचाप अपनी यह सती सावित्री होने का नाटक मेरे सामने बंद करो। तुम जितना बोलोगी उससे डबल मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम कृष से दूर हो जाओ। ठीक है, बताओ तुम्हारी कितनी है मुझे देने की, लावण्या ने आयशा से पूछा। लावण्या की बात सुनकर आयशा मुस्कुराने लगी। उसने कहा, मुझे पता ही था तुम भी वैसी ही हो, मैं तुम्हें पूरे 50 लाख दूंगी। तुम कृष को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी और इस कॉलेज को भी छोड़ दोगी। 50 लाख तुम्हें लगता है कृष मल्होत्रा मेरे लिए सिर्फ 50 लाख के बराबर है, तुमने बहुत कम कीमत नहीं लगाई कृष के लिए, लावण्या ने कहा। तुम जैसी लड़की ने तो कभी 50 लाख एक साथ देखे भी नहीं होंगे, फिर भी मैं तुमको 1 करोड़ दूंगी। अब चुपचाप कल सुबह ही यह शहर छोड़कर तुम चली जाओगी, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुन लावण्या ने कुछ सोचने का नाटक करते हुए और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है मैं कृष के साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ, पर अगर मैं उसके साथ पैसों के लिए ही होती तो अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे होते हैं। मैं कृष के पैसों की वजह से उसके साथ नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और जब मुझे लगेगा हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है उस दिन मैं खुद उससे दूर हो जाऊंगी, पर पैसों के लिए तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम, आयशा ने गुस्से में कहा, और मुझे लगा था तुम कृष से प्यार करती हो, पर तुम तो खुद उसकी कीमत लगा रही हूँ। तुम्हारी तरह मेरे लिए मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। हाँ, अभी हम कॉलेज में जरूर है, पर मैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, लावण्या ने कहा। सिर्फ तुम ही सीरियस हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कृष जल्दी ही तुम्हें छोड़ देगा। वैसे भी कृष एक अमीर खानदान का लड़का है, उसके लिए 1-2 गर्लफ्रेंड रखना कोई बड़ी बात नहीं है। वह तुम जैसी लड़की के साथ बस खेलना पसंद करता है। एक बार जब तुम उसके रूम तक गई उसके बाद वह तुम्हें देखेगा तक नहीं, आयशा ने कहा। वह चाहती थी लावण्या खुद कृष को छोड़कर चली जाए। लावण्या ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है और तुम अपने एक ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। अब तुमको तो कृष मिला नहीं, ना ही वह कृष तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लावण्या ने कहा। आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, वह अपने आपे से बाहर होने लगी थी। तुम्हारे इसी चेहरे की वजह से कृष तुमसे प्यार करता है ना, तो मैं आज इस चेहरे को ही खराब कर दूंगी, आयशा ने कहा। उसकी नज़र लावण्या के पीछे पड़े गर्म तेल की कढ़ाई पर थी, जिसमें गर्मा गर्म तेल रखा हुआ था। अगर किसी पर उस तेल की एक बूंद भी गिर जाए तो तुरंत वह जगह लाल हो जाए।
लावण्या को लग रहा था जैसे आयशा का दिमाग खराब हो गया है, वो कुछ भी बोले जा रही है। लावण्या वहां से जा ही रही थी कि तभी आयशा ने लावण्या का हाथ पकड़ा और उसे कढ़ाई की तरफ धक्का दे दिया। लावण्या कढ़ाई की तरफ गिरने लगी, वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। डर की वजह से लावण्या ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। लावणी मदद के लिए चिल्लाने लगी। लावण्या गर्म कढ़ाई के अंदर गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से लावण्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लावण्या ने देखा तो वह है शिवांगी थी। लावण्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? शिवांगी ने परेशान होते हुए लावण्या से पूछा। लावण्या बहुत घबरा गई थी, वह लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ अंडस्को। लावण्या ने नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहा। वही आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका प्लान जो फेल हो गया था। तभी लावण्या को ढूंढते हुए वहां पर कृष भी आ गया था। कृष के साथ में ही रोहन, कुणाल, प्रियंका और नायरा भी थी। ध्रुव ने उन सबको साथ में पीछे की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी उनके पीछे हो गया। जब वह सब वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा लावण्या कढ़ाई में गिर रही थी और शिवांगी ने उसे बचा लिया। अगर शिवांगी नहीं होती तो शायद लावण्या जिंदा भी नहीं बच पाती। उन लोगों ने यह नहीं देखा कि लावण्या कढ़ाई में गिरी कैसे। कृष्ण ने जल्दी से आकर लावण्या को अपने गले लगा लिया। वह बहुत डर गया था, अगर आज टाइम पर शिवांगी नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। कृष के सीने से लगी हुई लावण्या ने महसूस किया कृष के दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो रखी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मैं एकदम सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लावण्या ने कृष को शांत करने के लिए कहा। कृष ने लावण्या की एक नहीं सुनी और फिर से उसे अपने गले लगा लिया। वह लावण्या को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा था। वह यह महसूस करना चाहता था कि लावण्या बिल्कुल ठीक है और उसके पास। एपिसोड 89 थप्पड़। अब आगे। लावण्या ने भी टाइटली कृष को गले लगा लिया। ध्रुव ने चारों तरफ देखा, उसकी नज़र शिवांगी और आयशा पर गई। आयशा को देखकर ध्रुव की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। वह पूरी तरीके से शो तो नहीं था पर उसे ऐसा लग रहा था यहाँ पर जो भी हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं आयशा का भी हाथ था। जब आयशा ने देखा ध्रुव उसे इस तरह से देख रहा है तब उसने जल्दी से लावण्या से कहा, लावण्या तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें ठीक से चलना चाहिए, अभी तो तुम पूरी जल जाती। आयशा का ऐसा बदलता बिहेवियर देखकर लावण्या हैरान रह गई। उसे अच्छे से याद है आयशा ने ही उसका हाथ पकड़ उसे कढ़ाई की तरह धक्का दिया था। लावण्या ने अपनी आंखें बड़ी कर आयशा को देखते हुए कहा, अंडस्को तुमने ही तो मुझे धक्का दिया था और तुम ही यह सब कह रही हो। लावण्या की बात सुनकर सब लोग आयशा को घूरने लगे। कृष भी अपनी जलती हुई निगाहों से आयशा की तरफ देख रहा था। सबको अपनी तरफ देखता देख आयशा ने जल्दी से कहा, लावण्या तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें क्यों धक्का कर दूंगी? मैंने खुद ने देखा है, तुम उस पत्थर से टकरा गई थी और कढ़ाई में गिरने वाली थी, इसमें मैंने क्या किया? आयशा की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर तो लावण्या तक हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था यह वही लड़की है जो कुछ देर पहले उसे कुछ भी सुनाए जा रही थी। आयशा गिरगिट के जैसे रंग बदल रही थी। आयशा की बात सुनकर एक लावण्या ही नहीं की जो हैरान थी बल्कि शिवांगी जो साइड में खड़ी थी वह भी हैरान रह गई। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद देखा था आयशा ने कैसे लावण्या का हाथ पकड़ उसे कढ़ाई की तरह थका दिया था। मुझे पता है लावण्या मेरी और तुम्हारी ज्यादा नहीं बनती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम मेरे ऊपर कोई भी झूठा इल्जाम लगा दो। आयशा ने बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहा। वह नहीं चाहती थी किसी को भी उस पर बिल्कुल भी शक हो। शिवांगी ने आगे जाकर आयशा के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। सब लोग शौक रह गए, किसी को समझ में ही नहीं आया आखिर हुआ क्या। सब हैरानी से शिवांगी की तरफ देख रहे थे जो गुस्से में आयशा को घूर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुमको पता भी है मैं कौन हूँ? आयशा ने गुस्से में तमतमाते शिवांगी से कहा। शिवांगी ने आयशा को घूरते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि तुम कौन हो, पर मैं इतना तो समझ गई तुम निहायती बदतमीज घटिया किस्म की लड़की हो। तुमने एक बार ये तक नहीं सोचा अगर लावण्या इस तेल में गिर जाती तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती? तुम खुद क्यों नहीं ट्राई करती? कैसा फील होता है जब गर्म तेल जब खुद पर गिरता है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो तुम ये झूठे इल्जाम मुझ पर लगाना बंद करो, आयशा ने कहा। शिवांगी ने अपने दांतों को भींचते हुए गुस्से में कहा, मैंने खुद देखा था तुम्हें लावण्या को धक्का देते हुए, पर तुम इतनी पागल हो कि तुम्हें गुस्से में कुछ दिखाई ही नहीं दिया। समझ नहीं आता तुम जैसी लड़की ऐसे खुले में कैसे घूम रही है। शिवांगी की बात सुनकर आयशा को घबराहट होने लगी थी क्योंकि अब सब लोग उसे शक भरी नजरों से नहीं बल्कि खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। उन सबको पूरा यकीन था आयशा ने जरूर ऐसा ही किया है क्योंकि लावण्या भी यही बोल रही थी और अब शिवांगी भी। आयशा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम वही आयशा हो जिसे मैं जानता हूँ, कुणाल ने गुस्से में कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था आयशा कुछ ऐसा भी कर सकती है। तुमने हद पार कर दी है आयशा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुमको पहले ही बोला था लावण्या से दूर रहो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर लावण्या को आज कुछ हो जाता ना तो तुम्हें तो मैं इस दुनिया से ही विदा कर देता। कृष्ण ने गुस्से में आयशा से कहा। अगर मैंने ऐसा किया भी है फिर भी क्या हुआ?
ये बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी कुछ भी नहीं हुआ है, इसको तुम मुझे सिर्फ इसकी वजह से सुना रहे हो। इसको कुछ हो भी जाता तब भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आयशा ने लावण्या को गुस्से में घूरते हुए कहा। आयशा को ऐसा लग रहा था अगर आज कृष उसे सुना रहा है तो ये सब सिर्फ लावण्या के कारण ही हो रहा है। प्रियंका ने गुस्से में आयशा से कहा, तुम पागल खाने से भागी हुई कोई पागल लग रही हो, तुम में दिमाग नाम की चीज है या नहीं? कौन ऐसा करता है? रुको, मैं तुम्हारे ऊपर ये तेल डालकर दिखाती हूँ, फिर बताना कैसा लगता है। प्रियंका ये करने जा ही रही थी कि नायरा ने प्रियंका को रोक लिया, क्योंकि प्रियंका लावण्या को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी और वह ऐसा कुछ कर भी सकती थी। मेरी शेरनी रुक जाओ, शांत हो जाओ। अंडस को नायरा ने प्रियंका को शांत करते हुए कहा। वही रोहन हैरानी में शिवांगी को देखे जा रहा था। आयशा की बकवास सुनकर कृष का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। कृष गुस्से में आयशा तरफ बढ़ रहा था कि लावण्या ने कृष का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। लावण्या को पता था कृष अभी बहुत गुस्से में है, वह नहीं चाहती थी कि इस गुस्से में कुछ भी गलत करे। कृष ने लावण्या की तरफ देखा। लावण्या ने कृष को अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा किया। आयशा गुस्से में शिवांगी और लावण्या को घूरते हुए वहां से चली गई। उसने अपने दिल और दिमाग में ठान लिया था कि वह शिवांगी और लावणी दोनों को ही नहीं छोड़ेगी। आज पहली बार किसी ने उसे थप्पड़ मारा था, वह इस थप्पड़ का बदला तो शिवांगी से लेकर रहेगी। आयशा फिर वहां से चली। ध्रुव ने एक बार लावण्या की तरफ देखा। उसे पता था लावण्या को कुछ नहीं होगा क्योंकि अब कृष उसके पास है। फिर ध्रुव आयशा के पीछे चला गया। कृष ने फिर से लावण्या को अपने गले लगा लिया। वह जाते हुए ध्रुव को देख रहा था। कृष ने अपने मन में ठान लिया था वह आयशा को इस बार ऐसे नहीं जाने देगा, वह उससे बहुत ही अच्छा सबक सिखाकर रहेगा। प्रियंका ने देखा लावण्या तो बिल्कुल ठीक है, पर शिवांगी अपने एक हाथ पर हवा मार रही थी। प्रियंका ने ध्यान से देखा तो शिवांगी का वह हाथ लाल हो रखा था। शायद लावण्या को बचाते वक्त शिवांगी का हाथ उस कड़ाई से टच हो गया था, जिस वजह से शिवांगी का हाथ थोड़ा जल गया था। शिवांगी, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है, मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर देती हूँ, प्रियंका ने कहा। प्रियंका की बात सुनकर सब लोग शिवांगी की तरफ देखने लगे। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं है, छोटी सी चोट है, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, लावण्या ने शिवांगी के पास जाकर कहा। उसने शिवांगी के हाथ को देखा तो वहां पर रेडनेस आ गई थी। ये देख लावण्या ने प्रियंका से कहा, प्रिय जाकर फर्स्ट एड किट लेकर आओ। हाँ, प्रियंका ने कहा और जल्दी से फर्स्ट एड किट लेने चली गई। प्रियंका ने फर्स्ट एड बॉक्स लाकर लावण्या को दिया। लावण्या शिवांगी के हाथ में धीरे धीरे फर्स्ट एड करने लगी। शिवांगी लावण्या की तरफ ही देख रही थी। लावण्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुद उसके हाथ में चोट लगी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है दीदी, आप फालतू में इतनी चिंता कर रही है, शिवांगी ने मुस्कुराते हुए लावण्या से कहा। लावण्या शिवांगी की तरफ देखने लगी। यह शिवांगी ने जल्दी से कहा, सॉरी, वह गलती से दीदी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे दीदी बुला सकती हो, लावण्या ने मुस्कुरा कर कहा। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। थैंक यू शिवांगी, लावण्या की मदद करने के लिए, ये करके तुम्हें मेरी भी बहुत बड़ी मदद की है, को कृष ने शिवांगी से कहा। शिवांगी ने कृष की तरफ देखकर कहा, थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है लावण्या, अभी कुछ देर पहले ही मेरी टीचर बनी है, इसलिए मैंने आपकी या किसी की भी कोई मदद नहीं की है, बल्कि मैंने खुद की ही मदद की है। अगर मेरी टीचर को कुछ भी हो जाता तो फिर मैं कैसे डांस सीखती। तुमने अपने गुरु की रक्षा बहुत अच्छे से की है, अंडस्को प्रियंका ने मुस्कुरा कर कहा। नायरा ने प्रियंका और शिवांगी की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों ने मुझे तो इस बारे में बताया ही नहीं, लव कब तुम्हारी टीचर बनी। नायरा की बात सुनकर शिवांगी मुस्कुराने लगी। प्रियंका ने नायरा को बता दिया कैसे कुछ देर पहले वह और लावण्या शिवांगी से मिली थी। मतलब अब हम चारों की गैंग में एक और लड़की आ गई है, अंडस्को नायरा में खुशी से कहा। नायरा की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे। वही शिवांगी ने कंफ्यूजन में पूछा, पर यहाँ पर तो हम 4 ही हैं, सिर्फ 5वां कौन। तभी वहां पर कियारा ने आकर कहा, 5वीं में कियारा। ओह, शिवांगी ने कहा। कियारा ने देखा लावण्या शिवांगी के हाथ में बैंडेज कर रही थी। ये देख कियारा ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ। नायरा ने कियारा की तरफ देखकर कहा, अंडस्को बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। कियारा ने हमें अपना सिर हिला दिया। शिवांगी को किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस हुई। जब शिवांगी ने अपना चेहरा ऊपर कर देखा तो उसकी नज़रें रोहन की नज़रों से जा मिली। अब तक शिवांगी ने रोहन को नोटिस नहीं किया था, पर अब जैसे ही उसने रोहन को देखा उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को तुम। सब लोग उस तरफ देखने लगे जहां पर शिवांगी देख रही थी। वही रोहन भी मुस्कुराते हुए शिवांगी की तरफ ही देख रहा था। सब लोग रोहन और शिवांगी को कंफ्यूजन में देख रहे थे। शिवांगी के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। एपिसोड 90 ध्रुव का डरावना रूप। अब आगे। चिंपैंजी शिवांगी ने रोहन को देखकर कहा। शिवांगी के मुंह से रोहन के लिए चिंपैंजी सुनकर सब लोग हंसने लगे। रोहन ने गुस्से में शिवांगी को देखते हुए कहा, संकी लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या। शिवांगी ने अपना मुंह टेढ़ा कर कहा, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, तुमने लव की जान बचाई है इसीलिए मैं चुप हूँ।
रोहन ने कहा। शिवांगी ने रोहन के एक्टिंग करते हुए कहा, तुमने लव की जान बचाई इसलिए मैं चुप हूँ, बड़ा आया चुप रहने वाला, वरना जैसे मेरा कुछ भी बिगाड़ ही देता। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? लावण्या ने उन दोनों से पूछा। इस पर शिवांगी रोहन ने एक साथ कहा, नहीं। सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे। ये देखकर शिवांगी ने कहा, इस चिंपैंजी ने ही मेरा फोन तोड़ दिया था कुछ दिन पहले। पागल सन की लड़की, मैंने नहीं, तुमने मेरा फोन तोड़ा था, रोहन ने कहा। रोहन की बात सुन शिवांगी ने उसे घूरते हुए कहा, पर पहले तो तुमने मेरा फोन तोड़ा था ना, मैंने तो बाद में तुम्हारा फोन फेंका था और गलती भी तुम्हारी ही थी, तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला और ना ही मेरी मदद की, इसलिए तो मैं तुमको सनकी बोलता हूँ। रोहन ने कहा। दोनों की बातें सुनकर सब लोग समझ गए कि आखिर कैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं। मतलब शिवांगी तुम्हारी वही लड़की है जिससे तुम बदला लेना चाहते थे? कुणाल ने रोहन से पूछा। रोहन कुछ कहता है इससे पहले ही कुणाल की बात सुन शिवांगी ने रोहन को घूरते हुए कहा, तुम मुझसे बदला लोगे, लेकर तो दिखाओ चिंपैंजी, अगर तुमको छत्तीसगढ़ के जंगलों में ना भेज दिया ना तो मेरा नाम भी शिवांगी चौधरी नहीं। तुम सन की लड़की, तुम मुझे क्या जंगलों में भेजोगी? मैं खुद तुमको तो मैं पागल खाने में भेज दूंगा, रोहन ने कहा। रोहन और शिवांगी एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वह कब से ही एक दूसरे के दुश्मन हो। उन दोनों को ऐसे झगड़ता देख लावण्या ने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। मैं तो कब से चुपी हूँ, इस चिंपैंजी को चुप रहने को बोलने की जरूरत है जो कब से बकबक किए जा रहा है, मुझे तो इसे देखकर पता चला चिंपैंजी भी इतना बोलते हैं। शिवांगी ने मुंह बना कर कहा, लव तुमको पता है ना मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम इसे चुप रहने को बोलो जो तुम्हारी स्टूडेंट है। रोहन ने कहा, तो क्या हुआ, मैं इनकी स्टूडेंट हूँ, तुम्हें इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है? शिवांगी ने रोहन को अंगुली दिखाते हुए कहा। रोहन ने शिवांगी अंगुली को साइड कर कहा, हाँ मुझे डर है कहीं तुम लव को भी अपनी तरफ सनकी ना कर दो, वरना फिर मेरे बेचारे मेरे दोस्त क्रिश का क्या होगा। प्रियंका रोहन और शिवांगी की लड़ाई देखकर जोर जोर से हंसने लगी। सब लोग प्रियंका की तरफ कन्फ्यूजन में देखने लगे। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, ये दोनों कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ रहे हैं ना। प्रियंका की बात सुनकर बाकी सब लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। हाँ मैं भी यही बोलने वाली थी, कियारा ने कहा। वहीं शिवांगी और रोहन का मुंह बन गया। उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी नज़र से फेर ली। हमें अब चलना चाहिए, सब लोग आगे हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे और वैसे भी आरती का भी समय हो गया है, कियारा ने कहा। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो अभी आरती भी करनी है, लावण्या ने कहा। कृष ने लावण्या का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ लेकर गया। लावण्या ने कृष की तरफ देखा जो कि सामने देखते हुए लावण्या का हाथ पकड़ चले जा रहा था। कृष की तरफ देखते हुए लावण्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी और रोहन एक दूसरे को घूरते हुए आगे चल रहे थे। रोहन को देखते हुए शिवांगी ने अपने मन में कहा, चिंपैंजी तुमको तो मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं, अब तो हम एक ही कॉलेज में हैं तो तुमसे मिलना तो लगा रहेगा। वही रोहन भी शिवांगी की तरफ देखते हुए कुछ ऐसा ही सोच रहा था। दूसरी तरफ पार्किंग एरिया, आयशा जैसे ही अपनी कार में बैठने जा रही थी, ध्रुव ने आयशा का हाथ पकड़ उसे कार से बाहर निकाल दिया। ध्रुव ने बहुत ही गुस्से में आयशा का हाथ पकड़ा था जिससे आयशा के हाथों पर लाल निशान हो गए थे। ये तुम क्या कर रहे हो ध्रुव? आयशा ने गुस्से में ध्रुव से कहा, पर ध्रुव पर उसके गुस्से का या उसके कही बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने आयशा को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कई बार कहा था लावण्या से दूर रहो, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। ध्रुव की बात सुनकर आयशा को डर लगने लगा। उसे भी पता था ध्रुव कितना खतरनाक हो सकता है, उसने ध्रुव का वह रूप देखा था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा ना लावण्या गलती से वहां गिर गई थी, आयशा ने कहा। अच्छा, ये कहकर ध्रुव ने अपने सॉक्स के अंदर से एक छोटा सा चाकू निकाला और उसे आयशा के फेस पर फेरते हुए कहा, अगर अब गलती से मुझसे तुम्हारे फेस पर कट लग जाए तो। चाकू देखकर आयशा बहुत डर गई। वहां पर आसपास कोई भी नहीं था, वह पार्किंग एरिया था, इसीलिए वहां पर अंधेरा भी बहुत था। सभी लोग कॉलेज में गरबा कर रहे थे, इसीलिए आयशा को और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसने डरते हुए कहा, लावण्या तुम ये क्या कर रहे हो, इसे साइड करो, मुझे चोट भी लग सकती है। क्यों लगने दो, चोट अगर लग सकती है तो तुम्हें ये तब ख्याल नहीं आया जब तुम लावण्या को उस तेल में धक्का दे रही थी? लावण्या तो जल सकती थी, तुम्हें तो बस एक छोटा सा कट ही लगेगा। ये कहते हुए ध्रुव वह चाकू आयशा के फेस से उसके शोल्डर तक लेकर आ गया। ध्रुव तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे दोस्तों हो, आयशा ने घबराते हुए कहा। उसे लगा ये सुनकर ध्रुव रुक जाएगा। ध्रुव ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, मैं और तुम्हारा दोस्त ये कब हुआ और मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। अगर मैं अभी तुम्हें मार भी दूं तब भी तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिलेगी। दोस्त नहीं तो हम कम से कम बचपन से साथ में है, उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ होना ही चाहिए ना। और वह लावण्या बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, आयशा ने कहा। हाँ वह बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम अभी तक जिंदा खड़ी हो यहाँ पर, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है, इसलिए तुम्हें तो सजा देनी ही होगी ना, ताकि तुम फिर से यह करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचो। ध्रुव ने कहा। यह कहकर उसने आयशा के शोल्डर पर छोटा सा कट लगा दिया जिससे आयशा के मुंह से आह निकल गई। एपिसोड 91 आरती।
दोस्त नहीं तो हम कम से कम बचपन से साथ में हैं, उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ होना ही चाहिए ना। और वह लावण्या बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है, आयशा ने कहा। हाँ वह बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा खड़ी हो यहाँ, पर तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है, इसलिए तुम्हें तो सजा देनी ही होगी ना, ताकि तुम फिर से यह करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचो। ध्रुव ने कहा। ये कहकर उसने आयशा के शोल्डर पर छोटा सा कट लगा दिया, जिससे आयशा के मुंह से आह निकल गई। आयशा के शोल्डर से खून बहने लगा। आयशा ने अपने शोल्डर पर अपना दूसरा हाथ रखा और ध्रुव की तरफ देखा। आयशा को बहुत ही प्यार से पाला था, उससे छोटी सी भी चोट लग जाती तो भी उसके पापा बहुत सारे डॉक्टर को बुला लेते। आयशा अपने पापा की इकलौती बेटी थी, इसीलिए पूरे परिवार ने उसे अपने सर पर चढ़ा रखा था। आगे से ऐसा कुछ भी करने से पहले सोच लेना, क्योंकि अगली बार जरूरी नहीं मैं तुम्हारे कंधे पर ही काटूं, हो सकता है मैं तुम्हारा फेस पर भी कट लगा दूं, ताकि तुम कभी अपना ये चेहरा लेकर बाहर ना आ सको। ध्रुव ने आयशा को गुस्से में घूरते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। आयशा अपने जख्मी कंधे को लेकर कार में बैठ गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह जानती थी अगर उसने कुछ भी किया तो ध्रुव उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वह ध्रुव की पावर और उसके पागलपन को अच्छे से जानती थी। वही हमारी कियारा ध्रुव को ढूंढते हुए पार्किंग एरिया की तरफ आ गई थी। वह आरती के लिए ध्रुव को बुलाने के लिए आई थी। उसने आयशा और ध्रुव की सारी बातें सुन ली थी। ध्रुव का ये रूप देखकर कियारा बहुत डर गई। उसने नहीं सोचा था ध्रुव कुछ ऐसा भी कर सकता है। वह कांपने लग गई थी। वह जल्दी से गरबा ग्राउंड की तरफ भाग गई। सर हमें अब आरती कर लेनी चाहिए, लावण्या ने दिन से पूछा। हाँ क्यों नहीं, चलो अंडस्को डीन ने कहा। विवान आज रात का चीफ गेस्ट था, इसलिए सबसे पहले विवान ने ही आरती का दिया जलाया। विवान आगे माता रानी की आरती कर रहा था और वही हमारी लावण्या अपनी प्यारी सी आवाज में आरती गा रही थी, साथ में नायरा भी थी। जब तक कियारा ग्राउंड में आई तब तक आरती शुरू हो गई थी। वह भी लावण्या के पास जाकर खड़ी हो गई और आरती गाने लगी। कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लावण्या को लगा कुछ हुआ है। उसने इशारों से कियारा से पूछा भी, पर कियारा ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिला दिया। पर कियारा के मन में अभी भी डर था। ध्रुव भी वहां पर आ गया और साइड में जाकर खड़ा हो गया। ध्रुव को देखते ही कियारा को फिर से वह सब याद आ गया। उसने अपनी नजरें ध्रुव से फेर ली। ये ध्रुव ने भी देख लिया था, पर उसने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब लोग माता रानी की आरती गा रहे थे और जयकारा लगा रहे थे। कृष और लावण्या ने भी मिलकर आरती की। आरती खत्म होने के बाद सब लोगों ने माता रानी का जयकारा लगाया। सभी स्टूडेंट्स को प्रसाद दिया गया और आरती दी गई और फिर से सब लोग गरबा करने लगे। कियारा सबको प्रसाद दे रही थी। निखिल ने कियारा के हाथ से प्रसाद लेते हुए कहा, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, माता रानी का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव दूर से उन दोनों की तरफ देख रहा था। जैसे ही कियारा के सामने ध्रुव आया उसने जल्दी से अपनी नजर झुका ली। ध्रुव को प्रसाद देते वक्त कियारा कांप रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी अपने डर को ध्रुव के सामने न दिखाएं। ध्रुव को प्रसाद देकर कियारा वहां से भाग गई। कियारा का इतना अजीब बिहेव देखकर ध्रुव को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि पहले कियारा उसके सामने ऐसी तो नहीं थी। ध्रुव ने यह भी महसूस कर लिया था कि कियारा उससे डर रही है। अब इसकी वजह क्या थी ये तो ध्रुव को खुद को ही पता करना था, क्योंकि कियारा तो अब वहां से जा चुकी थी। अब तो नवरात्रि भी गई और हमें मिले हुए कितने महीने हो गए हैं। नायरा, तुम मेरे बारे में सोचती क्यों नहीं हो? कुणाल ने नायरा के पीछे जाते हुए कहा। कुणाल को अपने पीछे आते देख हर बार की तरह नायरा मुस्कुराने लगी, पर उसने ये कुणाल को नहीं पता नहीं चलने दिया। नायरा ने कुणाल की तरफ देखकर थोड़े सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, ठीक है तुम चाहती हो ना हम दोनों साथ में रिलेशन में आए? कुणाल ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, अंडस्को हाँ। फिर अगले 3 दिनों में तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि मैं क्यों तुम्हारे साथ रिलेशन में आऊं, नायरा ने कहा। कुणाल ने कुछ सोचा फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुम खुद मेरे साथ रिलेशन में आओगी, देख लेना। ये कहकर कुणाल वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। वहीं नायरा भी वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रियंका ने नायरा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख कहा, तो फाइनली तुम उससे बताने वाली हो? नहीं मुझे पता है कुणाल बहुत अच्छा है, बस इन 3 दिन में मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या वो 100% शो भी है या नहीं, नायरा ने कहा। वह तुम्हारे लिए पूरी तरह से शो है और यह बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, नायरा। प्रियंका ने मुस्कुरा कर कहा। नायरा भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा ध्यान हम पर भी दे लीजिए, विवान ने प्रियंका के पास आकर कहा। विवान को देखकर नायरा ने हंसते हुए कहा, हाँ आपकी वाली तो आप पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती है, आपको उसकी अच्छे से क्लास लेनी चाहिए। नायरा की बात सुनकर प्रियंका उससे घूरने लगी। अब देखिए कैसे अपनी आंखों को बड़ी कर करके मुझे डराने की कोशिश कर रही है ये अंडस्को, नायरा ने कहा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर प्रियंका की क्लास तो आज लेनी ही पड़ेगी, और यह आपको ऐसे डरा नहीं सकती, मैं अभी इनकी क्लास लेकर आता हूँ। ये कहकर उसने प्रियंका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। वही प्रियंका जाते हुए नायरा को घूर रही थी, जो उसके देखकर जोर जोर से हंस रही थी।
कृष लावण्या को लेकर एक टेबल पर बैठ गया। लावण्या ने कृष की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लावण्या की बात सुनकर कृष ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, पर मुझे उस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा है, अगर शिवांगी वहां पर सही समय पर नहीं आती तो क्या होता। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? कृष तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, प्लीज अब मुझे मेरा हैप्पी वाला कृष चाहिए। लावण्या ने कृष के गालों को खींचते हुए कहा, हाँ लावण्या ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैं रिस्क नहीं ले सकता तुमको लेकर, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे वो सब सही करना होगा, कृष ने कहा। लावण्या ने कृष का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले गई। एपिसोड 92 टेंशन। अब आगे लावण्या कृष को लेकर कॉलेज के बैक साइड वाले गार्डन में ले गई और वहां जाकर कृष को चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उसे देख रहे हो? हाँ वह चांद है, कृष ने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा जो कुछ बादलों से घिरा हुआ था। अगर मैं कभी तुमसे दूर चली भी गई तब यह एक रास्ता होगा तुम्हारा मुझसे बात करने का, मैं जहां पर भी होंगी यह मुझे तुम्हारी बात बता देगा जो तुम मुझसे करना चाहते हो, लावण्या ने कहा। कृष ने पीछे से लावण्या को हक किया और लावण्या के कंधे पर अपना सर रख अपनी आंखें बंद कर ली। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कभी कुछ नहीं होगा कृष, तुम चिंता मत करो, और हम आगे का सोचकर हमारा आज तो खराब नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए जो है उसे एंजॉय करते हैं। हाँ पर तुम मेरी लाइफ में जिंदगी भर तक रहोगी जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा, कृष ने कहा। उसकी बातें सुनकर लावण्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कॉलेज में गरबा नाइट खत्म हो गई थी, सभी स्टूडेंट फिर से अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। रात बहुत हो रही थी, इसीलिए वहां पर कोई भी टैक्सी या ऑटो नहीं था। सब लोग अपने अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से ही वापस अपने घर जा रहे थे। विवान ने प्रियंका को घर विवान के लिए कहा और प्रियंका भी मुस्कुराते हुए विवान के साथ चली गई। वैसे भी प्रियंका की फैमिली को पहले से ही विवान के बारे में पता था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। नायरा अपने ड्राइवर के साथ आई थी, इसलिए वह भी आराम से चली गई। कुणाल, ईशान और रोहन साथ में घर चले गई। कृष लावण्या को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था, पर अनिक पहले से ही कॉलेज के बाहर खड़ा था, इसीलिए कृष को मौका ही नहीं मिला लावण्या को उसके घर छोड़ने का। कृष का उतरा हुआ चेहरा देखकर अनिक ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी तुम्हें मौका मिल जाएगा, पर अभी मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी लवी का शेफ घर पहुंचना ही इम्पोर्टेंट है और आपके साथ भी वह सेफ है, कृष ने मुस्कुराते हुए कहा। लावण्या ने कृष को बाय कहा और कार में बैठ गई और अनिक साथ में घर के लिए चली गई। कृष भी वापस अपने घर आ गया। कियारा कॉलेज गेट के बाहर खड़ी थी, वह अपनी एक फ्रेंड के साथ घर जाने वाली थी। तभी वहां पर निखिल आया। कियारा को अकेले खड़ा देख निखिल ने कहा, कियारा तुम यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। ध्रुव जो उसी तरफ ही आ रहा था, निखिल की बात सुन उसने कियारा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए निखिल से थोड़ी तेज आवाज में कहा, यह मेरे साथ जाएगी। जब कियारा ने देखा ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ रखा है तो वह घबराने लगी। उसे वह पार्किंग वाला इंसिडेंट बार बार याद आ रहा था। मैं चली जाऊंगी खुद घर पर, कियारा ने कहा। कियारा की बात सुनकर ध्रुव ने कियारा की तरफ देखा और कहा, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, इतनी रात को कोई और ऑटो भी नहीं मिलेगा और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें घर पर छोड़ने का, तो तुम लावण्या की दोस्त, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि लावण्या अभी मेरे दोस्त है। ये कहकर जरूर ने कियारा को अपनी बाइक पर बैठने का इशारा किया। कियारा ने ध्रुव से कोई बहस नहीं की और बाइक पर बैठ गई। उसने ध्रुव से दूरी बना रखी थी। ध्रुव कियारा के हर एक मोमेंट को नोटिस कर रहा था। वह समझ गया था कि कुछ तो ऐसा है जो कियारा उसे छिपा रही है। कियारा के घर आने के बाद कियारा बिना ध्रुव की तरफ देखे जाने लगी। ये देखकर ध्रुव ने कियारा का हाथ पकड़ा और बाइक से नीचे उतरकर कियारा से कहा, क्या हुआ है? कियारा नीचे अपनी नजरें किए हुए ही कहा, कुछ भी नहीं। ध्रुव ने नोटिस कर लिया कि कियारा का हाथ कांप रहा है। ये देखकर ध्रुव ने कियारा का चेहरा ऊपर किया और कहा, बोलो क्या हुआ है, मुझे मजबूर मत करो कुछ करने पर। कियारा ध्रुव की बात सुनकर डर गई। उसने हकलाते हुए कहा, वह पाकेगा आयशा कट। कियारा के ये टूटे फूटे शब्द सुनकर ही ध्रुव समझ गया कि आखिर बात क्या है। वह समझ गया था कि कियारा ने उसकी और आयशा की सारी बातें सुन ली है और ध्रुव का आयशा के साथ बिहेवियर भी देख लिया था, जिससे शायद कियारा डर गई। ध्रुव ने गहरी सांस ली और कियारा की तरफ देखकर कहा, अगर मैं आयशा के साथ वह सब नहीं करता तो वह फिर से लावण्या को परेशान करती और उसे चोट पहुंचाती। इस बार तो लावण्या बच गई, पर जरूरी नहीं हर बार उसे को बचाने के लिए कोई हो, इसीलिए आयशा के साथ वह सब करना जरूरी था। और मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए कोई मायने रखती हूँ, बस ऐसे ही। ये कहकर ध्रुव बिना कियारा की तरफ देखे ही वहां से अपनी बाइक लेकर चला गया। ध्रुव की बातें सुनकर कियारा समझ गई थी कि ध्रुव ने वो सब क्यों किया। अब उसका दर्द भी थोड़ा कम हो गया था। जाते हुए ध्रुव को देखकर कियारा ने अपने मन में कहा, अगर कुछ समझते नहीं हो फिर इतनी सफाई क्यों दे रही हो। रात के 12 बजे बजने वाले थे, इसलिए लावण्या के घर पर सब सो गई थी। लावण्या ने अपने रूम में जाकर चेंज करके बेड पर सो गई। गरबा की वजह से सब लोग थक गए थे, इसलिए बेड पर लेटे ही सबको नींद आ गई। गरबा लाइट की वजह से सभी स्टूडेंट्स थके हुए थे, इसीलिए कॉलेज ने एक दिन का हॉलीडे दिया था।
जिसके कारण सभी स्टूडेंट सुबह देर तक सो रही थी और हमारी लावण्या को तो वैसे ही सोना और खाना बहुत पसंद है, इसलिए वह सुबह 9 बजे तक सिर्फ सोती ही रही। नीचे हॉल में सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। विकास ने हंसते हुए कहा, तो मैडम आज भी जल्दी नहीं उठी ना? पता नहीं जब उसकी शादी होगी तो क्या होगा, इसकी यह सोने वाली आदत पता नहीं कब जाएगी। दादी ने कहा, दादी अभी वह बच्ची है, जैसे ही वह और समझदार होगी वह खुद अपनी आदतें सुधार लेगी और जिंदगी अभी ही जी जाती है, आगे जाकर तो फिर सिर्फ टेंशन ही टेंशन होती है लाइफ में। अनिक ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, जिंदगी में आगे जाकर करियर को बाकी सबकी टेंशन रहती है, बस एक अभी ही समय मिलता है जिंदगी जीने का, बाद में तो अपनी अपनी लाइफ की मुश्किलों में ही जिंदगी निकल जाती है। प्रदीप जी ने कहा, हाँ और हमारी लावण्या तो वैसे भी बहुत समझदार है, वह अपनी आदतों को अच्छे से समझती है, जैसे ही उसे किसी काम के लिए जल्दी उठना होता है वह उठ जाती है, बस बाकी दिनों में ही तो वह देर तक सोती रहती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मिस्टी ने कहा, हाँ गौरव ने कहा। तभी लावण्या अपनी आंखों को मसलते हुए नीचे सीढ़ियों से आ रही थी। लावण्या को देखते हुए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लावण्या के बाल इस वक्त बिखरे हुए थे और उसने अपना नाइट सूट ही पहन रखा था। एपिसोड 93 शिवांगी पे फोन पर कॉल। अब आगे। हाँ गौरव ने कहा। तभी लावण्या अपनी आंखों को मसलते हुए नीचे सीढ़ियों से आ रही थी। लावण्या को देखते हुए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लावण्या के बाल इस वक्त बिखरे हुए थे और उसने अपना नाइट सूट ही पहन रखा था। लावण्या को देखकर विकास ने सबसे हंसते हुए कहा, देखो आज भी बिल्कुल पहले की तरह बंदरिया लगती है जब ये सोकर उठकर आती है। बंदरिया में नहीं, बंदर तुम हो, और मैं जब सोकर आती हूँ तब भी मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हूँ। लावण्या ने प्रदीप जी के पास बैठे हुए कहा। प्रदीप जी ने लावण्या के बालों में हाथ फेरते हुए कहा था, मेरी प्रिंसेस सबसे सुंदर है और वह हर वक्त ही सुंदर दिखती है। तुमको नींद तो अच्छे से आई ना? हाँ पापा, मैं बहुत ही अच्छे से सोई, और मुझे भी पता है पापा, पर यह विकास है ना, इसे खुद की तो कोई गर्लफ्रेंड मिलती नहीं है, इसीलिए उसका फ्रस्ट्रेशन भी मुझ पर निकालता है। पता नहीं कब इसको गर्लफ्रेंड मिलेगी, पर मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में इससे कोई भी लड़की पटने वाली है। वैसे भी किसी बंदर से कोई लड़की कैसे पट सकती है? लावण्या ने हंसते हुए कहा, तुम देखना मेरी भी एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड होगी, जिसे देखकर तुम भी बोलोगी कि मेरे लिए कितनी अच्छी भाभी लेकर आए हो। विकास ने बड़े ही घमंड से कहा। विकास की बात सुनकर लावण्या की दादी ने विकास के कान खींचते हुए कहा, हाँ अब यही बाकी रह गया है, जरा ऐसा कुछ करके तो दिखा, अभी मैं तेरी माँ को फोन कर बताती हूँ। अरे नानी माँ, दर्द हो रहा है, छोड़िए ना मेरे कान को, और मैं तो मजाक कर रहा था, इसमें माँ को फोन करने की क्या जरूरत है, और आप तो वैसे भी मेरी प्यारी स्वीट सुंदर और मेरी भोली सी नानी माँ हो ना। विकास ने कहा, नहीं दादी, यह सिर्फ आपके सामने ऐसा बोल रहा है, वरना आपको पता है क्या, कल ये जो हमारे पड़ोसी है शर्मा अंकल, उनकी बेटी से बातें कर रहा था, और आपको तो शर्मा अंकल की वह बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? लावण्या ने आग में घी डालते हुए कहा। क्या क्या नाम था उसका? हाँ मोना, वही ना, जो हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहन कर घर से निकलती है और हर रात उसे पता नहीं कौन छोड़ने के लिए घर पर आता है, हमेशा देर रात को एक नए लड़के के साथ वह घर पर आती है। मुझे तो वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, न ही उसकी वह माँ जो कॉलोनी की लड़कियों के बारे में बातें बनाती रहती है और खुद की बेटी की तरफ देखती ही नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की? अगर तुमने फिर से उससे बात की ना तो कल ही तुम फिर से अपनी माँ के पास जा रहे हो। दादी ने विकास के कानों को और ज्यादा जोर से खींचकर कहा। विकास को दर्द में चिल्लाता देख लावण्या को भी बहुत मजा आ रहा था, वह साइड में बैठी हंस रही थी। वही विकास उसे घूर घूर कर देख रहा था जैसे उसे अभी मार डालेगा। लावण्या ने विकास को अपनी जीभ दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं कर सकते तुम, और करो जाकर उस मोना से बात, और तुम उसके नंबर भी मांग रहे थे ना? ये सुनकर विकास की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ना ही नंबर मांगे थे। विकास कुछ कहता इससे पहले ही उससे महसूस हुआ उसकी नानी उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूर रही है। दादी ने गुस्से में विकास से कहा, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ को कॉल करती हूँ। ये कहकर दादी वहां से चली गई। विकास ने घुरकर लावण्या की तरफ देखा और जल्दी से अपनी नानी के पीछे भाग गया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर नानी ने उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी कहा तो उसकी मॉम उसे कल ही वापस बुला लेगी, और वह अपनी मॉम के पास अभी नहीं जाना चाहता था। तुम उसे क्यों परेशान करती हो? और मुझे अच्छे से पता है विकास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। मिस्टी ने लावण्या के कान को पकड़ कहा। लावण्या ने मिस्टी से अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और कल मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे विकास मोना से उसका नंबर मांग रहा है। तुमको लगता है तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो? मिस्टी ने लावण्या को घूरते हुए कहा। मिस्टी की बात सुनकर लावण्या ने अपनी बत्तीसी मिस्टी को दिखा दी, फिर जल्दी से वहां से भाग गई। उसे पता था अगर वह थोड़ी देर और यहाँ पर रुकी तो उसका कीमा बन सकता है। वही एक फ्लैट में शिवांगी की नींद उसकी बिल्ली की आवाज से खुली, जिसे भूख लगने के कारण वह म्याऊं म्याऊं कर रही थी। शिवांगी ने अपने बेड पर अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग शिवी। शिवांगी अपनी बेड से नीचे उतरी और अपनी बिल्ली को गोद में लेते हुए उसके सर को सहलाकर कहा, किटी तुमको भूख लगी है ना? चलो मैं तुमको तुम्हारा लंच देती हूँ।
ये कहकर शिवांगी ने मुस्कुराते हुए अपनी बिल्ली को उसका खाना डाल दिया और फिर खुद बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। जब शिवांगी तैयार होकर वापस से रूम में आई, उसने देखा उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था। फ़ोन में माँ नाम फ्लैश हो रहा था। शिवांगी ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके फ़ोन पर माँ के 6 मिस कॉल थे। ये देखकर शिवांगी ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, लगता है इनको पता चल गया है मैं नीलम के घर पर नहीं हूँ, अब क्या होगा। शिवांगी यही सोच रही थी। एपिसोड 94 राजकुमारी लापता है। अब आगे। दूसरी तरफ राजस्थान के राजमहल में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि राजस्थान की राजकुमारी जो लापता थी। पूरे महल के नौकर और बॉडीगार्ड को राजकुमारी को ढूंढने के लिए लगा दिया था। राजस्थान में माहौल गर्म था। हुकुमसा के कमरे में हुकुमसा ने अपनी पत्नी हुकुम रानीसा की तरफ देखकर कहा, पता नहीं कहाँ पर चली गई है वह। मुझे भी नहीं पता, मुझे तो लगा वह नीलम के पास गई होगी। वह तो अच्छा हुआ आज मैंने नीलम की माँ को कॉल कर लिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता इस बारे में। पता नहीं वह कहाँ पर चली गई है, कहीं वह किसी परेशानी में ना हो। हुकुम रानीसा ने टेंशन में कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। हुकुमसा ने कहा। हुकुम रानीसा ने हुकुमसा की तरफ देखकर कहा, वह हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हमारी एक बेटी तो पहले ही हमसे दूर है और अब मैं दूसरी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती हूँ। ये कहते हुए हुकुम रानीसा की आंखों में पानी आ गया था। हुकुमसा ने उन्हें अपने गले लगा लिया और कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ रानीसा, जल्द ही हमारे तीनों बच्चे हमारे पास होंगे। इसी दिन का इंतजार है हमें जब हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे। मुझे उनकी बहुत याद आती है, हुकुम रानीसा ने कहा। हुकुमसा ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाया। शिवांगी ने देखा उसके फ़ोन पर अब उसकी मम्मा का कॉल नहीं आ रहा था। उसने चैन की सांस ली ही थी कि तभी उसने देखा उसके फ़ोन पर पापा नाम फ्लैश हो रहा है। पापा का कॉल, अगर यह नहीं उठाया तो पापा खुद आ जाएंगे। ये सोचकर ही शिवांगी को घबराहट होने लगी थी। उसने कॉल को पिक कर अपने कान पर लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो। हाँ पापा, सॉरी, मुझे पता है आपको पता चल गया है। प्लीज़ 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 मुझे मत डांटना, आपको पता है ना मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलती, तो इस बार भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैंने माँ से झूठ बोला। शिवांगी ने जल्दी से कॉल पर कहा। शिवांगी की बातें सुनकर उसके पापा ने तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी माँ ने थोड़े गुस्से में कहा, हाँ तुम तो पापा की ही बेटी हो ना, जो तुम उनसे झूठ नहीं बोल सकती, पर अपनी माँ से जितने चाहो उतने झूठ बोल सकती हो। अपनी मॉम की बात सुनकर शिवांगी ने कहा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आपको पता है ना, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। मुझे पता है मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। हाँ करती हूँ तो मुझे बहुत परेशान, तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी जब मुझे पता चला तुम नीलम के पास नहीं हो। तुमने तो एक बार भी जरूरी नहीं समझा मुझे बताने के बारे में, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुमको पता है ना हमारे कुछ दुश्मन भी है जो कब से मौका देख रहे हैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, रानीसा ने कहा। हाँ मॉम, पर हम उन लोगों की वजह से बंद तो नहीं हो सकते ना किसी कमरे में। और जहाँ तक बात रही प्यार की, तो मैं आपसे और पापा से बराबर प्यार करती हूँ, और मैं आपको बताती तो क्या आप मुझे आने देती। शिवांगी ने कहा। आप वापस कब आ रही हैं? शिवांगी के डैड हुकुमसा ने शिवांगी से कॉल पर पूछा। उनकी बात सुन शिवांगी ने कहा, पापा आपको पता है ना मैं भाई को कितना ज़्यादा मिस करती हूँ, और भाई अभी वहाँ पर नहीं है। दीदी का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है, और आपको पता है मैंने कभी दी को देखा भी नहीं है। मैं अकेली वहाँ महल में बोर हो जाती हूँ, मुझे पता है वहाँ पर मेरे लिए कोई भी हर वक्त हाजिर रहता है, पर मुझे खुलकर जीना है। तो फिर आप क्या चाहती हैं? हुकुमसा ने कहा। उनकी बात सुनकर शिवांगी ने आराम से उन्हें समझाते हुए कहा, पापा मैं सिर्फ 6 महीने के लिए मुंबई में रहना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है। आप चिंता मत करना, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, बस मुझे 6 महीने खुलकर अपनी जिंदगी जीनी है, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, पर याद रखना सिर्फ 6 महीने, और इन 6 महीनों में तुम्हारे भाई बहन भी वापस आ जाएंगे। हुकुमसा ने मुस्कुरा कर कहा। उनकी बातें सुनकर शिवांगी के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, हाँ पापा, जल्दी हमारी पूरी फैमिली साथ में होगी और हम सब बहुत खुश भी होंगे। हाँ, और आपकी सुरक्षा के लिए मैं कुछ लोगों को वहाँ पर भेज रहा हूँ जो हर वक्त आपके साथ रहेंगे, और आप खुलकर जीना चाहती है इसलिए वह आपको छुपकर प्रोटेक्ट करेंगे। पर आप याद रखना, आप राजस्थान की राजकुमारी है तो आपके पीछे बहुत से दुश्मन भी पड़े हैं, आपको उन सब से बच कर रहना है। हुकुमसा ने कहा। जी पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा है, मुझे पता था आप मेरी बात समझ जाएंगे। थैंक यू, मुझे हर बार जो मैं मानती हूँ वह देने के लिए, शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। हुकुमसा भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अच्छे से अपनी लाइफ को जियो, और कुछ भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। बाकी मैंने मुंबई में तुम्हारे रहने का एक अच्छी जगह पर इंतजाम भी कर दिया है। कुछ देर में तुम्हारे पास एक ड्राइवर आएगा, तुम उसके साथ चली जाना। ठीक है पापा, शिवांगी ने मुस्कुरा कर कहा, और फिर थोड़ी देर और बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद को रानीसा ने हुकुमसा से कहा, आपने उसे मुंबई में रहने की इजाज़त क्यों दी हुकुमसा? हम अपने बच्चों को ज़्यादा दिनों तक खुद के पास नहीं रख सकते हैं रानीसा, और एक बार अगर वह अकेली रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, और वैसे भी मैं उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम हमने कर रखा है।
शिवी को कुछ भी नहीं होगा, आप बस प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द हमारा पूरा परिवार साथ में हो। हुकुमसा ने मुस्कुरा कर कहा। हुकुमसा की बातों को सुनकर रानीसा के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें भी पूरा यकीन था कि जल्दी वह सब एक साथ होने वाले हैं। मैं कल ही मोहन काका को शिवांगी के पास भेज दूंगा, वह वहां पर शिवांगी की देखभाल करेंगे और सौरभ को भी शिवांगी की सुरक्षा के लिए भेज दूंगा। मैं हमारे किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा रानीसा, हुकुमसा ने कहा। रानीसा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। एपिसोड 95 घुमना। अब आगे। दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी शिवांगी डांस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। फाइनली वह पूरी आज़ादी के साथ घूम सकती थी। उसने अपने पापा और मम्मी से परमिशन जो ले ली थी। शिवी, अभी इन 6 महीनों में तुम अपनी पूरी जिंदगी जी लो। वहां घर पर तो तुम पूरी तरीके से बोर हो गई थी। भाई भी मुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने मेरे बारे में सोचा तक नहीं, और दीदी जिनको मैंने देखा तक नहीं है, वह तो पहले से ही घर से बाहर रह रही है। जहां तक मैंने उस दिन पापा की बात सुनी थी, दीदी मुंबई में ही कहीं पर है। अभी इस मुंबई शहर में मुझे दीदी को कैसे भी करके 6 महीनों में ढूंढना होगा, ताकि मैं अपने माँ पापा की खुशियों ने वापस लेकर जा सकूं। पर इसके साथ में थोड़ी मस्ती भी तो कर सकती हूँ। चलो क्यों ना आज मुंबई को देखा जाए। लावण्या का घर। फेस्टिवल सीजन चल रहा था, इसीलिए कैफे में भी बहुत से कस्टमर आ रहे थे। लावण्या, गौरव, मिश्री और अनेक सब लोग घर पर ही थे, इसीलिए सब लोग प्रदीप जी को कैफे में मदद करवा रहे थे। काम करती हुई लावण्या ने सबको बताया कि उसकी एक दोस्त उससे डांस सीखना चाहती है। लवी, तुमको डांस करना भी आता है? अनिक ने कहा। अनिक की बात सुनकर विकास ने हंसते हुए कहा, अंडस्को अगर बंदरिया को नाचना नहीं आएगा तो और किसे आएगा? विकास की बात सुनकर मिस्टी ने उसे घूरते हुए कहा, विकास मैंने कहा था ना, अब से तुम लावण्या को नहीं छेड़ोगे। तुम फिर से शुरू हो गए ना। ओके दी, सॉरी, मैं अब से नहीं करूँगा, विकास ने कहा। फिर उसने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, अगर मुझसे हो पाया तो। लावण्या ने विकास को इग्नोर करते हुए अनिक की तरफ देखकर कहा, हाँ भैया, मुझे डांस करना आता है। हमारी लावण्या मल्टी टैलेंटेड है, उसे डांस, म्यूजिक, स्टडी और भी बहुत कुछ आता है। वह सब में वह बहुत अच्छी है, और अब तो वह तुमसे हैकिंग भी सीख रही है। प्रदीप जी ने लावण्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल, हमें सब कुछ सीखना चाहिए, पता नहीं कब हमारे क्या काम आ जाए। वैसे भी यही उम्र होती है सीखने की, जितना सीख सको उतना सीखो। वैसे अनिक, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? गौरव ने अनिक से पूछा। अनिक ने गौरव की बात सुन उसकी तरफ देखकर कहा, मैं जिस काम से यहाँ पर आया था, अगर वह हो गया तो मेरी 10 साल की मेहनत का फल मुझे मिलेगा। बस एक यही आखिरी रास्ता जिसमें मेरे पूरे परिवार की खुशी है। भैया, आपकी मेहनत जरूर काम करेगी, और आप जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वह भी पूरा होगा। आप विश्वास रखना गौर जी पर, गौर जी सब सही कर देंगे। अंडस्को, लावण्या ने मुस्कुराते हुए अनिक से कहा। अनिक ने भी हमें अपना सिर हिला दी। वैसे अनिक बेटा, तुम्हारा परिवार रहता कहाँ पर है? प्रदीप जी ने अनिक से पूछा। अंकल, मैं राजस्थान में रहता हूँ, वहाँ पर ही मेरा घर है, बस किसी काम से मैं कुछ समय से घर से बाहर हूँ, अनिक ने कहा। भैया, क्या आप फेस्टिवल्स में भी अपनी फैमिली के पास नहीं जाते? लावण्या ने पूछा। नहीं, अब जब मेरा वह काम पूरा होगा तभी मैं वापस घर जाऊंगा, अंडस्को अनिक ने कहा। बहुत जल्दी तुम्हारा काम भी पूरा होगा और तुम अपने परिवार के पास भी जाओगे, मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सब लोग जल्दी से अपना काम कर लेना, आज रात को हम सब बाहर गार्डन में हॉटपॉट खाने वाले हैं, कोई भी लेट मत होना, गौरव ने कहा। भैया, क्या आप फेस्टिवल्स में भी अपनी फैमिली के पास नहीं जाते? लावण्या ने पूछा। नहीं, अब जब मेरा वह काम पूरा होगा तभी मैं वापस घर जाऊंगा, अंडस्को अनिक ने कहा। बहुत जल्दी तुम्हारा काम भी पूरा होगा और तुम अपने परिवार के पास भी जाओगे, मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सब लोग जल्दी से अपना काम कर लेना, आज रात को हम सब बाहर गार्डन में हॉटपॉट खाने वाले हैं, कोई भी लेट मत होना, गौरव ने कहा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, लावण्या ने अपनी होठों पर जीभ फिरते हुए कहा। खाने के नाम से ही लावण्या के चेहरे पर देखो कितनी बड़ी मुस्कुराहट आ गई। अगर किसी को इसे खुश करना हो तो बस इसको चॉकलेट या कुछ खाने के लिए दे दो, ये खुश हो जाएगी, मिस्टी ने हंसते हुए कहा। लावण्या ने मिस्टी का बात सुनकर कहा, दीदी, हमें छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाना चाहिए, कहीं हम बड़ी खुशियों की तलाश में इन छोटी खुशियों को इग्नोर कर सब कुछ ना खो बैठे। मेरी मॉम भी यही कहती है, अनिक ने मुस्कुराते हुए कहा। देखा, आंटी भी मेरी तरह स्मार्ट है, इसलिए हम दोनों की सोच इतनी मिलती है, लावण्या ने हंसते हुए कहा। शिवांगी ने व्हाइट जीन्स, ऊपर एक प्यारा सा और सिंपल सा येलो कलर का कुर्ता, जिस पर उसने प्रिंटेड व्हाइट कलर के दुपट्टे को नोट कर रखा था, और हेयर स्टाइल में हाई पोनी बालों की 2 लटें शिवांगी के गालों को छू रही थी। होठों पर हल्की सी लिप बाम, क्योंकि उसके होंठ पहले से ही पिंक थे, इसीलिए उसे लिपस्टिक या किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। शिवांगी ने अपना बैग लिया और अपनी बिल्ली को गोद में लेकर उसका सर सहलाते हुए कहा, किटी, मैं घूमने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मैं भी तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकती, इसीलिए तुम आराम से रहना, और मैंने तुम्हारे लिए खाना भी रख दिया है तो खा लेना। शिवांगी के लिए उसकी किटी एक दोस्त के जैसे थी। शिवांगी राजस्थान में महल में अकेली थी।
जब एक दिन वह बाहर बगीचे में टहल रही थी तभी उससे ये किटी घायल हालत में मिली। तब से लेकर आज तक शिवांगी ने इसकी बहुत ही देखरेख की, जहां भी जाती इसे अपने साथ लेकर जाती। इसीलिए राजस्थान से मुंबई आते वक्त भी शिवांगी इसे अपने साथ लेकर आ गई। एपिसोड 96 हर्ष प्रजापत। अब आगे शिवांगी ने फिर अपने फ्लैट का डोर लॉक किया और घूमने के लिए निकल गई। वैसे भी अभी कुछ देर में उसकी फैमिली के सर्वेंट और बॉडीगार्ड उसे लेने के लिए आने वाले थे। इसीलिए शिवांगी अभी ही वहां से घूमने के लिए निकल गई थी, क्योंकि उसके बाद तो उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड और सर्वेंट हर टाइम रहने वाले थे। अपनी बिल्डिंग से बाहर आकर शिवांगी ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, वाह शिवी, अकेले घूमना भी कितना ज्यादा औसम है। अब तक तो मैं सिर्फ फैमिली, बॉडीगार्ड इनके साथ ही बाहर गई हूँ, पर आज जब अकेले ऐसे खुली हवा में सांस ले रही हूँ तब पता चल रहा है जिंदगी के बहुत से रूप होते हैं, जिसमें हर एक इंसान की अलग अलग जगह होती है और जिसमें अपनी खुद की भी एक जगह होती है। हाँ, ये सच है, मेरा मानना है हमारी खुद की जिंदगी में हमारा खुद की भी एक जगह होती है। मैं यह नहीं कहती हर बार जहाँ भी जाओ अकेले जाओ, पर कई बार हमारा ऐसा मन करता है कि सिर्फ अकेले रहें, ना फैमिली ना दोस्त ना कोई, और सिर्फ हम खुद, हम अकेले और अपने साथ टाइम बताएं। मेरी बात को वह लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जो हमेशा सबके साथ होकर भी अकेले होते हैं। कोष्टक शिवांगी गार्डन मॉल में घूमने गई हूँ, उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। उसने देखा कुछ लोग अपनी फैमिली, अपने लव पार्टनर, कुछ लोग अकेले भी घूम रहे थे। शिवांगी पहली बार एक आम इंसान की तरह बाहर आई थी। हमेशा उसके साथ बॉडीगार्ड उसकी प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, जिसकी वजह से वह आम इंसानों की जिंदगी ना कभी देख पाई ना कभी जी पाई थी। अब शिवांगी को मौका मिला था बाहर की दुनिया देखने का। उसे घूमते घूमते भूख लगने लगी, वह होटल में जाकर खाना खाने लगी। लंच करने के बाद शिवांगी ने अपनी वॉच में टाइम देखा, तब दोपहर के 1 बजे बज रहे थे। उसके पापा ने उसे मैसेज कर बता दिया था कि 3 बजे तक उसे नए घर में शिफ्ट होना है। नायरा रोड के साइड में खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी, तभी उसने देखा एक 7-8 साल का बच्चा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह फुटपाथ पर ही रहता है। वह बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक बाइक ने आकर उसे टक्कर मार दी। शिवांगी जल्दी से उस बच्चे की तरफ भागी। उसने देखा उस बच्चे के पैरों और माथे पर चोट आई है। चोट लगने के कारण वह बच्चा रोने लग गया था, पर वह बाइक वाला उस बच्चे पर चिल्ला रहा था, तुमको दिखता नहीं है क्या, अंधे हो क्या, जो ऐसे रोड के बीच में चल रहे हो, उस बाइक वाले ने चिल्लाते हुए कहा। उस बाइक वाले की बात सुनकर वह बच्चा और भी जोर से रोने लगा। वहीं शिवांगी ने जब उस बाइक वाले की बात सुनी, उसे बहुत गुस्सा आया। शिवांगी ने उस बाइक वाले को घूरते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती है? एक तो आपने इस बच्चे को टक्कर मार दी, ऊपर से आप इससे ऐसे बातें कर रहे हैं। ओ मैडम, आप जानती नहीं है ऐसे बच्चे पैसों के लिए ये सब काम करते हैं ताकि हम इन्हें कुछ पैसे दे दे, उस बाइक वाले ने कहा। शिवांगी ने कहा, इस बच्चे का तो पता नहीं, पर तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। मैंने खुद देखा था, ये बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था और तुम ही तेज स्पीड में बाइक चला रहे थे, जिसके कारण ये बच्चा तुम्हारी बाइक से टकरा गया। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों ऐसे इसकी वकालत कर रही है? मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला हूँ, उस बाइक वाले ने कहा। शिवांगी ने गुस्से में उसको घूरते हुए कहा, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। और जहां तक बात रही इस बच्चे के इलाज की, तो वो मैं खुद करवा सकती हूँ, मुझे आपके पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस इंसान में तमीज नाम की चीज नहीं होती वह खुद एक नंबर का भिखारी होता है। तो आप अपने पैसे अपने पास रखें, तो फिर क्यों यहाँ पर ट्रैफिक जाम कर रखा है? जाओ इसे लेकर, उस बाइक वाले ने कहा। वहां आसपास बहुत से लोग खड़े हो गए थे और वहां भीड़ हो गई, इसीलिए ताकि तुम जेल जा सकूं। ये कहकर शिवांगी ने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगी। वहीं एक 33 साल का आदमी रोड पर लगी भीड़ को देखकर उस तरफ आने लगा। उसने वहां पर देखा शिवांगी कैसे उस बच्चे के लिए उस बाइक वाले से लड़ रही थी। शिवांगी को ऐसे बहादुरी से लड़ते देख उस आदमी के चेहरे पर इस छोटी सी मुस्कान आ गई। जब उस बाइक वाले ने देखा शिवांगी पुलिस को बुला रही है, तो उसे लगा मामला बढ़ सकता है, इसीलिए उसने कहा, सॉरी मैडम, मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूँ। शिवांगी ने उसे घूरते हुए कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके भी छोटे भाई या बहन होंगे, अगर कभी उनके साथ ऐसा हो तो क्या तब भी आप यही बोलेंगे? कम से कम एक अच्छे इंसान तो बनिए। चलो अब तुम रोना बंद करो, हम आपका जल्दी से इलाज कराते हैं, सिर्फ few चुटकियों में तुम ठीक हो जाओगे। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए बच्चे से कहा। उस 30-35 साल के आदमी ने आगे आकर शिवांगी से कहा, मेरे साथ आओ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसका ट्रीटमेंट कर देता हूँ। जी अंकल, शिवांगी ने कहा और उस बच्चे को लेकर उस आदमी के पीछे पीछे चली गई। रोड के साइड में ही सिटी हॉस्पिटल था। वह आदमी हॉस्पिटल के अंदर गया और शिवांगी को अपने केबिन के अंदर ले गया। शिवांगी ने देखा वह आदमी हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर्स में से एक था, क्योंकि वहां पर आसपास काम कर रहे नर्स और डॉक्टर उन्हें विश कर रहे थे। तुम जैसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं जो किसी और के लिए भी लड़ते हैं, डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज करते हुए मुस्कुराते हुए शिवांगी से कहा। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, पर अभी गलती उस बाइक वाले की ही थी। उसने बच्चे को टक्कर मारी और ऊपर से सॉरी बोलने की जगह वह इस छोटे से बच्चे पर चिल्ला रहे थे। पता नहीं आजकल के लोगों में से इंसानियत कहाँ गायब हो गई है।
शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बातें सुनकर डॉक्टर हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में से तो इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बस कुछ ही लोग हैं जिनमें थोड़ी इंसानियत बची है। आपने भी तो एक अच्छे इंसान हैं, आप इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, फिर भी आप खुद इस बच्चे का इलाज कर रहे हैं। जबकि अगर आप कहते तो कोई भी आपका असिस्टेंट या कोई और डॉक्टर भी ट्रीटमेंट कर सकता था। शिवांगी ने कहा। वह डॉक्टर मुस्कुराने लगे। शिवांगी ने देखा उन डॉक्टर की टेबल पर नेम प्लेट पर उनका नाम लिखा हुआ था, जिसमें हर्ष प्रजापत लिखा हुआ था। ये देखकर शिवांगी ने हैरानी में कहा, अंकल क्या आप ही द ग्रेट सर्जन हर्ष प्रजापत है? हर्ष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। वाओ अंकल, मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़े डॉक्टर और सर्जन होकर भी आप इतने ज़्यादा हम्बर और स्वीट होंगे। शिवांगी ने कहा, तुम भी तो इतनी ज़्यादा यंग होकर भी इतनी समझदार हो। क्या मैंने कहा कि मुझे नहीं लगा था तुम इतनी ज़्यादा समझदार हो सकती हो? हर्ष जी ने हंसते हुए कहा। हर्ष जी एक बहुत ही मस्त मौला इंसान थे, जिन्हें मजाक करना बहुत पसंद था और वह बहुत ही स्वीट तरीके से सबसे बात भी करते थे। शिवांगी उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। एपिसोड 97 मोहन काका। अब आगे। मैंने आपकी चोट पर पट्टी लगा दी है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, और यह मेडिसिन सुबह और शाम एक एक ले लेना। जब भी आपको दर्द हो आप 1-2 दिनों में ठीक हो जाओगे और आराम करना कुछ दिनों तक। नो मस्ती। हर्ष जी ने उस बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी अंकल, उस बच्चे ने स्माइल करते हुए कहा। हर्ष जी ने अपनी टेबल के ड्रॉअर में से चॉकलेट निकालकर उस बच्चे को देते हुए कहा, ये लो आपके लिए। उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए वह चॉकलेट ले ली। हर्ष जी ने एक और चॉकलेट निकाली और शिवांगी को वह देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। पर अंकल मुझे क्यों? शिवांगी ने पूछा। हर्ष जी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम भी अभी बच्ची ही हो। तुम्हारी एज आई थिंक 17 या 18 ही होगी, तो मुझे नहीं लगता तुम मुझसे ज़्यादा बड़ी हो। शिवांगी ने भी मुस्कुराते हुए वह चॉकलेट ले ली। उससे भी हर्ष जी का नेचर बहुत अच्छा लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आप सच में बहुत अच्छे हैं। शिवांगी के मुंह से अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर हर्ष जी ने हंसते हुए कहा, तुम कह रही हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरा बेटा कहता है कि मैं एक पापा के जैसा नहीं हूँ, उसको मुझ में सिर्फ पापा वाली फीलिंग नहीं आती है। हर्ष की बात सुनकर शिवांगी ने मुंह बनाकर कहा, आजकल के लड़कों को पता नहीं हो क्या गया है, पता नहीं कैसे सब लोग बंदर के जैसे बिहेव करने लगे। सॉरी अंकल, मैं आपके बेटे को बंदर नहीं कह रही हूँ। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, हर्ष जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल बिल कहाँ पर पे करना है, क्या आप बता सकते हैं? मतलब आपको फीस देनी है या फिर बाहर रिसेप्शन पर जाकर बिल पे करना है? शिवांगी ने पूछा। तुम्हें बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने इसका इलाज खुद से किया है, इसलिए तुम्हें पैसे नहीं देने हैं। तुम इतनी यंग होने के बावजूद ऐसे मदद के लिए आगे आ सकती हो, तो मैं तो कितना बुरा हूँ, मुझे तो तुमसे पहले मदद करनी चाहिए ना। हर्ष जी कहाँ, आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, आप अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं। आपको देखकर कोई नहीं बता सकता कि आपका कोई बेटा भी होगा। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा। हर्ष जी ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, तुम बातें बहुत अच्छी बना लेती हो बेटा। शिवांगी ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, ये बात मेरे माँ पापा भी मुझसे कहते हैं। हाँ मतलब मैं एकदम सही हूँ, तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष जी ने हंसते हुए कहा। शिवांगी ने स्माइल कर कहा, अंकल मेरा नाम शिवांगी है। शिवांगी बहुत ही प्यारा नाम है, हर्ष जी ने स्माइल कर कहा। तभी शिवांगी ने देखा उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था। उसने देखा तो उसके मोहन काका का कॉल था, जो कि शिवांगी के घर के केयरटेकर्स में से एक थे। वह सिर्फ और सिर्फ शिवांगी की ही देख रेख करते थे। अंकल 5 मिनट, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है, ये कहकर शिवांगी ने साइड में जाकर कॉल पिक किया। हेलो काका, कैसे हैं आप? शिवांगी ने कॉल पर कहा। राजकुमारी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपके फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ, आप कब तक आने वाली है? मोहन काका ने कॉल की दूसरी तरफ से कहा। अंकल अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ये कहकर शिवांगी ने कॉल कट कर दिया और फिर हर्ष जी के पास आकर कहा, अंकल मुझे जाना होगा। ठीक है आराम से जाना, हर्ष जी ने कहा। शिवांगी ने उस बच्चे की तरफ देखा जो उसी की तरह की देख रहा था। शिवांगी ने बच्चे के पास जाकर नीचे घुटनों के बल बैठकर पूछा, बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ पर है? मेरे माँ पापा नहीं है, उस बच्चे ने कहा। उसकी आंखों में बहुत मासूमियत थी। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर शिवांगी की आंखें नम हो गई। माँ बाप का ना होना बहुत ही ज़्यादा दुख देता है और यह बात सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। हमारी कॉलेज लव स्टोरी में मैं आपको सिर्फ लव के बारे में नहीं बताती हूँ, बल्कि कुछ बच्चों की लाइफ तकलीफ के बारे में बताती हूँ, फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हूँ, जो बहुत से घरों में होती हैं और बच्चों को अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ देती हैं। फिर वह बच्चे या तो अपने स्कूल कॉलेज में दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं या फिर वह अकेले में चांद तारों को देखते हुए रोते हैं। फिर आप रहते कहाँ पर हो? आपका कोई रिश्तेदार? शिवांगी ने पूछा। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला रहता हूँ, कभी सड़क के किनारे तो कभी पार्क में बेंच के नीचे, उस बच्चे ने कहा। हर्ष जी को भी इस बच्चे को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चा पता नहीं क्या क्या सहता होगा।
बिना माँ बाप के जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। सड़कों पर रहना, भूखा रहना, खाने के लिए सबसे मांगना, लोगों के द्वारा बेइज्जती किए जाने पर अपने आंसू को आंखों में ही दबा देना। शिवांगी ने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें आज एक अच्छी सी जगह पर लेकर चलती हूँ। हर्ष जी ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अंकल, बस अब से मैं इसकी देखभाल करने के बारे में ही सोच रही, शिवांगी ने कहा। एक बच्चे की देखभाल करना, उसका सारा खर्चा उठाना, इतनी बड़ी बात को शिवांगी ने बस यूं मामूली अंदाज में कह दिया था। उसके इस बात से हर्ष जी बहुत इम्प्रेस हो गए। पर तुम्हें अपने मम्मी पापा से पूछना चाहिए एक बार, हर्ष जी ने शिवांगी से कहा। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जहाँ तक बात रही मेरे मम्मी पापा से पूछने की बात, तो मेरे मम्मी पापा हाँ ही कहेंगे, क्योंकि वो कभी मुझे ना नहीं बोलते हैं और मेरी इतनी हैसियत है कि मैं इस बच्चे की अच्छी फिर देखभाल कर सकूं और इसे बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ा सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान ने तुम्हें दिया है और तुम उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर रही हो, हर्ष जी ने कहा। शिवांगी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने हर्ष जी से बाय कहा और वहां से उस बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। कितनी प्यारी बच्ची थी, वरना आजकल के बच्चे तो बहुत बदतमीज होते हैं, पर यह अपने संस्कार और अपनी माँ पापा की परवरिश को दिखाती है। इसके माँ बाप को इसके ऊपर गर्व होगा। एपिसोड 98 कौन है? अब आगे। शिवांगी उस बच्चे के साथ अपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे पहुंची। उसने देखा वहां पर 3 कार खड़ी थी और जिनके सामने ही मोहन काका खड़े थे। उनके आसपास कुछ बॉडीगार्ड और सर्वेंट भी थे। ये देखकर शिवांगी ने अपने मन में कहा, अब तो फिर से वही सब शुरू होगा, पर अच्छा है कम से कम मैं कॉलेज और बाकी सब जगह तो आराम से जा सकती हूँ। शिवांगी ने मोहन काका के पास जाकर कहा, काका फिर से ये सब? राजकुमारी, यह सब आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको पता है ना हुकुम सा को आप कितनी टेंशन रहती है। हाँ, इसीलिए ही तो मैं भी पापा की बात हर बार मान लेती हूँ, शिवांगी ने कहा। ठीक है राजकुमारी, अब हमें जल्दी ही यहाँ से चलना होगा, मोहन काका ने कहा। जी काका, पर आप मुझे राजकुमारी मत बुलाया कीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, आप मुझे सीवी बुलाया कीजिए, शिवांगी ने कहा। ठीक है बेटा, मोहन काका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद शिवांगी मोहन काका के साथ अपने फ्लैट में चली गई और उस बच्चे को भी अपने साथ लेकर मोहन काका ने बच्चे को देखकर शिवांगी से कुछ भी नहीं पूछा। सभी बॉडीगार्ड सर्वेंट ने शिवांगी का सम्मान उठा लिया। वैसे भी शिवांगी के पास ज्यादा सामान नहीं था, वह कुछ दिन पहले ही तो मुंबई आई थी। उसके पास बस उसका खुद का ही सामान था जो वह मुंबई लेकर आई थी। जहां अब वह जा रही थी वहां पर पहले से ही उसके लिए सबसे अच्छे ब्रांड के कपड़े और उसकी जरूरत का सारा सामान पहले से ही मौजूद होगा। ये बात शिवांगी को पता थी। कृष अपने घर के हॉल में बैठा था और अपने दादा दादी से बात कर रहा था। तभी उन्होंने देखा दरवाजे से राज मल्होत्रा आ रहे थे। अगर आप सब भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, राज मल्होत्रा कृष के डैड है। राज जाकर सोफे पर बैठ गए। आज तुम जल्दी कैसे आ गए? कृष के दादाजी ने पूछा। पापा, ऑफिस का सारा काम वैसे भी रूथ संभाल लेता है, मैं तो बस कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने या कुछ जरूरी मीटिंग के लिए ही ऑफिस जाता हूँ, राज ने कहा। हाँ, रूथ बहुत ज्यादा समझदार है, उसने सब कुछ बहुत ही जल्दी संभाल दिया। अब बस कृष भी जल्दी से कॉलेज कर ले, फिर वह भी रूथ की मदद करने लगेगा, दादाजी ने कहा। कृष, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? राज ने कृष से पूछा। कृष ने मुस्कुराते हुए राज से कहा, बहुत ही अच्छा डैड। वैसे अभी कॉलेज में एग्जाम देना, तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा? राज ने पूछा। ये सुनकर कृष ने बात बदलते हुए कहा, डैड आपको पता है इस दिवाली में मनाली जाने के बारे में सोच रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, यही उम्र है घूमने की, तुम जाओ, राज ने कहा। कृष, तुम दिवाली पर क्यों जा रहे हो? माया ने कहा। माया की बात सुनकर राज ने माया की तरफ देखते हुए कहा, दिवाली है तो क्या हुआ, मेरे बेटे को घूमने जाना है तो वह जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। माया ने राज की तरफ देखकर कहा, हाँ मुझे भी पता है कृष आपका बेटा है, पर वह सिर्फ आपका ही बेटा नहीं है, और जहाँ तक बात रही कि उसके जाने या ना जाने की, तो वह फैसला सिर्फ आप नहीं ले सकते हैं। अरे मॉम, मैंने कहा मैं दिवाली के आसपास जाऊंगा, पर मैंने यह नहीं कहा कि मैं दिवाली के दिन ही जाऊंगा, इसीलिए आप गुस्सा मत हो, मैं दिवाली आपके साथ में ही मनाने वाला हूँ, कृष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वैसे भी दिवाली के दिन परिवार के सभी सदस्य को साथ में ही रहना चाहिए और साथ में ये त्योहार मनाना चाहिए, कृष की दादी ने कहा। माँ, अब जरूरी तो नहीं हर वक्त पूरा परिवार साथ में ही रहे, दिवाली के दिन भी कुछ पार्टी होती है, वहां पर भी जाना होता है, हर वक्त परिवार के साथ रहना भी अच्छा नहीं होता, राज ने कहा। राज की बात सुनकर माया ने अपने मन में कहा, मैं अपने बेटे को आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। फिर माया ने राज की तरफ देखकर कहा, परिवार के साथ रहना कितना जरूरी है, ये बात आप नहीं समझेंगे। राज कुछ कहता है इससे पहले ही उन सब ने देखा है रुद्र भी वहां पर आ गया। रुद्र ने अपने हाथ में ऑफिस बैग पकड़ रखा था। रुद्र, दिवाली आ रही है, याद है ना तुम्हें? और हमेशा की तरह इस बार भी हम सब दिवाली साथ में ही मनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम उस दिन ये बोलो कि तुम बिजी हो, दादी ने रुद्र से कहा। दादी की बात सुनकर रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं दादी, आपने कुछ कहा और मैं ना मानूं, ऐसा कभी हुआ है?
मेरा प्यारा समझदार पोता, दादी ने रुद्र के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। कृष के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था इस बार दिवाली पर वह लावण्या के साथ भी वक्त बिताएगा। वैसे भी लावण्या के साथ उसकी यह पहली दिवाली होने वाली है। नायरा के रूम में नायरा रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कुणाल ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है, क्योंकि शाम होने वाली थी और कुणाल का उसके पास एक मैसेज तक नहीं आया था, जबकि एक दिन पूरा होने वाला था और कुणाल के पास अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे नायरा को इम्प्रेस करने के लिए। पता नहीं है कुणाल क्या करने वाला है, कहीं वो भूल तो नहीं गया कि मैंने उसे टाइम दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नायरा ने अपने आप से कहा। रात को सब लोग मिलकर गार्डन में हॉटस्पॉट की तैयारी कर रहे थे। लावण्या ने प्रियंका को भी अपने घर पर बुला लिया था। लावण्या अपने रूम में गई और वहां से अपना गिटार लेकर नीचे आई। लावण्या को गिटार के साथ देखकर प्रियंका ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज की शाम लावण्या के गानों के नाम ये बोल प्रियंका ने अपने फोन। एपिसोड 99 स्मार्ट बॉयफ्रेंड। अब आगे। प्रियंका की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगी। सब लोगों ने खाना खा लिया था। रात हो गई थी, इसीलिए बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी लोगों ने शॉल ले लिए थे। लावण्या ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज का गाना मैं दादी के लिए जाऊंगी, वह भी उनके जमाने का। देखा मेरी लवी मुझे कितना समझती है, आज वह मेरे लिए गाना भी जाएगी, दादी ने खुशी से कहा। लावण्या मुस्कुराते हुए गाना गाने लगी। लावण्या हुए सबके पास जा रही थी। सब लोग लावण्या के साथ मिलकर गाना गा रहे थे। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया और लावण्या के गानों ने तो शाम में जान ही डाल दी थी। रात काफी हो गई थी, इसीलिए प्रियंका लावण्या के रूम में ही सो गई थी। अगले दिन कॉलेज में नायरा कॉरिडोर में खड़ी चॉकलेट खा रही थी और कुछ सोच रही थी। तभी लावण्या ने पीछे से आकर नायरा के हाथ से चॉकलेट छीन ली और उसे खाते हुए नायरा से कहा, तुम क्या सोच रही हो। लावण्या की बात सुनकर प्रियंका ने हंसते हुए कहा, सोच रही होगी कुणाल के ही बारे में। वैसे भी कल नायरा ने कुणाल को 3 दिन का टाइम दिया था। लगता है कुणाल ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में अभी नायरा सोच रही है। कुछ किया ही तो नहीं है उसने, नायरा ने उदासी से कहा। नायरा की बात सुनकर प्रियंका और लावण्या दोनों ही कंफ्यूज हो गई। तुम कहना क्या चाहती हो, लावण्या ने कहा। नायरा ने लावण्या के हाथ चॉकलेट लेकर खाते हुए कहा, मैंने कुणाल को 3 दिन दिए थे और कल पूरे दिन कुणाल ने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया और आज भी वो सुबह से कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ऐसा भी क्या हो गया कि कुणाल तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है, प्रियंका ने सोचते हुए कहा। लावण्या में बेफिक्री से कहा, हो सकता है कुणाल कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा हो जिसे देखकर तुम तुरंत ही उसे हाँ बोल दो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, प्रियंका ने कहा। नायरा ने अपने कंधे उचका दिए। शिवांगी ने उन तीनों के पास आकर कहा, क्या बातें कर रही हो तुम तीनों। कुछ नहीं, हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, तुम बताओ कैसी हो तुम। लावण्या ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है, शिवांगी ने पूछा। लावण्या ने शिवांगी की तरफ देखकर अपनी तरफ इशारा कर कहा, देखो मैं कैसी लग रही तुम्हें, बिल्कुल मस्त, शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। नायरा भी हंसने लगी। हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, मुझे भी बताओ, मैं भी तो तुम लोगों का दोस्त हूँ। रोहन ने उनके पास आकर कहा, अरे वाह, चिंपैंजी भी कॉलेज में आते हैं। शिवांगी ने रोहन को देखकर कहा, अरे वाह, पागलों को भी कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। रोहन ने भी शिवांगी की एक्टिंग करते हुए कहा। शिवांगी रोहन को घूरने लगी, तभी वहां पर अनाया और रोहित ने आ गए। क्या बात है रोहित, आजकल तो तुम कहीं दिखते ही नहीं हो, लावण्या ने रोहित से कहा। लावण्या की बात सुनकर अनाया ने रोहित की तरफ देखकर कहा, मुझे तो रोहित दिखता है, पर लव वह भी तुम्हें क्यों नहीं दिखता। अब वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें तो दिखेगा ही ना, लावण्या ने हंसते हुए कहा। हाँ, मेरा रोहित मेरे पास ही रहता है और आगे भी रहेगा, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा और रोहित से चिपक गई। ये देखकर प्रियंका ने लावण्या के पास जाकर धीरे से कहा, इसे तो समझ में भी नहीं आया, तुमने कहा क्या। कभी अनाया की नज़र शिवांगी पर पड़ी, उसे देखकर अनाया ने कहा, हेलो तुम कौन। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय मैं शिवांगी, यह हमारी न्यू फ्रेंड है, प्रियंका ने कहा। हम सबको अब क्लास में चलना चाहिए, टाइम हो गया है, रोहित ने सबसे कहा। सब लोग क्लास की तरफ जाने लगे। कियारा ने लावण्या से कहा, मुझे ये बुक लाइब्रेरी में रख कर आनी है, तुम चलो मैं आती हूँ। लावण्या ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद वह भी बाकी सबके साथ क्लास की तरफ चली गई और कियारा लाइब्रेरी की तरफ। जब कियारा लाइब्रेरी से वापस क्लास की तरफ आ रही थी तभी उसे रास्ते में निखिल मिल गया। कियारा को देखकर निखिल ने कहा, गुड मॉर्निंग कियारा। गुड मॉर्निंग निखिल, कैसे हो तुम, कियारा ने पूछा। मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अच्छा। वह दोनों बातें करने लगे। दूर खड़ा ध्रुव उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। पता नहीं क्यों पर कियारा को निखिल के साथ बात करते देख ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही कियारा नहीं जानती थी कि ध्रुव उसे और निखिल को देख रहा है। ध्रुव फिर वहां से गुस्से में चला गया। कृष कॉलेज में लावण्या को ढूंढ रहा था, लावण्या उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी शिवांगी ने जब कृष को ऐसे किसी को ढूंढते हुए देखा तो वह समझ गई कि शायद कृष लावण्या को ही ढूंढ रहा है। क्या बात है, लगता है किसी के बिना आपसे रहा नहीं जा रहा है, शिवांगी भी कृष को छेड़ते हुए कहा। कृष ने शिवांगी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हाँ अब जब तुमको पता है
तो तुम ही मेरी मदद कर दो और बता दो कहाँ पर है लवी। शिवांगी कुछ सोचने लगी, फिर उसने कृष की तरफ देखकर कहा, मैं बता दूंगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? कृष ने मुस्कुराते हुए कहा, बदले में मैं तुम्हारे लिए एक हैंडसम और स्मार्ट सा बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। वैसे डील बुरी नहीं है, शिवांगी ने हंसते हुए कहा। तो चलो अब बताओ लवी कहाँ पर है? कृष ने पूछा। इतने बेताब है लावण्या दी से मिलने के लिए? वह कुछ देर पहले म्यूजिक रूम की तरफ गई थी, शायद वह वहीं पर ही होगी, आप जाकर एक बार देख लो, शिवांगी ने कहा। कृष ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और फिर म्यूजिक रूम की तरफ चला गया। कृष को जाते देख शिवांगी ने धीरे से कहा, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बस ये हमेशा एक साथ रहे। पर वक्त किसी के मुताबिक नहीं चलता है, कब क्या हो जाता है किसी को पता नहीं होता। आज कोई साथ है तो कल अलग भी हो सकते हैं। आज जो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वही कल एक दूसरे से नफरत भी कर सकते हैं, सब कुछ वक्त के ऊपर है। कोष्टक। कृष म्यूजिक रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसे लावण्या अपनी तरफ आती हुई दिखी। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, पर तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड की चिंता ही नहीं है। तुम कॉलेज आने के बाद मुझसे मिली तक नहीं, कृष ने नाराज होते हुए कहा। पहली बात कॉलेज में नहीं, तुम लेट आए थे और फिर मैं म्यूजिक रूम में एक नोट बनाने के लिए चली गई थी, लावण्या ने कृष को घूरते हुए कहा। लावण्या की बात सुनकर कृष ने धीरे से कहा, अगर जल्दी आ जाता तो प्लान कैसे बनाता? तुमने कुछ कहा? लावण्या ने कहा। कृष तरफ देखकर कहा, नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, कृष ने बोला। वैसे तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? लावण्या ने कृष से पूछा। कृष ने लावण्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कॉलेज की टेरेस पर ले गया। एपिसोड 100 क्रोध की जलन। अब आगे। लावण्या कंफ्यूजन में कृष की तरफ देख रही थी, उसे समझ में ही नहीं आया कृष उसे से ऊपर क्यों लेकर जा रहा है। कृष ने टेरेस पर आने के बाद दरवाजे को लॉक कर लिया। लावण्या ने कहा, क्या हुआ, तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया है, कोई ऊपर कैसे आएगा? कृष ने लावण्या की तरफ देखकर कहा, मैं नहीं चाहता कोई भी हम दोनों को डिस्टर्ब करे। कृष अब बताओ भी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लावण्या ने पूछा। कृष ने लावण्या के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताना था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। पूरे दिन क्लासेस में तुम बिजी रहती हो और तुम्हारी स्टडी की वजह से मैं भी तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करता, पर मुझे भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताना होता है ना। कृष की बच्चों के जैसे शिकायत सुनकर लावण्या को बहुत हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कृष से कहा, तुम बिल्कुल बच्चों की जैसे कंप्लेंट कर रहे हो, और वैसे भी हम दोनों को रिलेशन में आए 1 महीना हो गया है, और पूरे दिन मैं तुम्हारे सामने ही तो रहती हूँ कॉलेज में। वह बात अलग होती है और मेरे साथ वक्त बिताना अलग होता है, कृष ने कहा। यह कहकर कृष ने लावण्या को कमर से पकड़ अपने करीब किया। कृष के करीब आने भर से ही लावण्या नर्वस होने लगती है। उसने एक नज़र कृष की आंखों में देखा, पर लावण्या ज्यादा देर तक कृष की आंखों में नहीं देख पाती है, इसीलिए उसने अपनी नजरें फेर ली। वही हमारा कृष किसी मजनू की तरह सिर्फ लावण्या की आंखों की तरफ ही देखे जा रहा था, जो कि लावण्या को और भी ही ज्यादा नर्वस फील करवा रहा था। कृष के करीब होने से लावण्या की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कृष ने लावण्या के बालों को उसके कान के पीछे कर धीरे से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड जी, मुझे आपका वक्त चाहिए जिसमें सिर्फ हम दोनों रहे और बातें करें। लावण्या ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। शर्म के कारण लावण्या के गाल लाल हो गए थे। कृष ने लावण्या को कमर से पकड़ता था, जिसके कारण लावण्या के बॉडी में बिजली सी दौड़ने लग। लावण्या को शर्माता देखकर कृष को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। कृष लावण्या के होठों की तरफ झुकने लगा। लावण्या को लगा कृष उसे किस करने वाला है, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर कृष ने झुककर लावण्या के गालों पर किस कर दिया, जो कि शर्म के कारण किसी टमाटर की तरह लाल हो गए थे। लावण्या ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कृष की तरफ देखा और फिर कहा, अंडस्को आई लव यू। लावण्या का यू आई लव यू कहना कृष को बहुत अच्छा लगा। कृष ने मुस्कुराते हुए लावण्या को अपने गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लावण्या से कहा, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं रह नहीं पाऊंगा। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आज को जीना चाहिए, फ्यूचर का सोचकर हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। बट मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है कि अब तुम्हारे कहीं जाने भर से ही मेरा दिल बेचैन हो जाता है, कृष ने कहा। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कृष को गले लगा लिया। कृष को कंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रही थी। कुणाल तो आज कॉलेज आया ही नहीं था, इसलिए नायरा पूरे दिन क्लास में उदास रही। उसे लगा था कुणाल उसके लिए जरूर कुछ करेगा, क्योंकि वह हर वक्त नायरा के आगे पीछे रहता था। कुणाल का नायरा को पहले इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर नायरा को यूं इग्नोर करना नायरा को बहुत चुभ रहा था। वह क्लास में अपनी सीट पर बैठी बैठी यही सोच रही थी, क्या कुणाल भी उसके पीछे सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उसका एक फ्रेंड था, या फिर वह बस टाइम पास के लिए ही नायरा के पीछे था। एक पल के लिए तो नायरा की आंखें ही नम हो गई थी, वह सच में कुणाल से प्यार करने लगी थी। नायरा ने सोचा अभी एक दिन बाकी है, उसे इंतजार करना चाहिए, पर उसने फैसला कर लिया था अगर कल भी कुणाल ने कुछ भी नहीं किया तो वह कभी कुणाल से बात तक नहीं करेगी। वही लावण्या जो नायरा की तरह ही देख रही थी, उसकी तरफ देखते हुए लावण्या ने अपने मन में कहा, सिर्फ कुछ घंटे और नायरा, कल तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता है तुम अपने दिल में बहुत सारे गम लेकर बैठी हो,
पर अपनी जिंदगी में कुणाल जैसे इंसान के आने के बाद तुम्हें बहुत सारी भी खुशियां मिलेगी। दूसरी तरफ आज मिस्टी को मल्होत्रा कॉरपोरेशन में कुछ काम था, इसीलिए वह मल्होत्रा कॉरपोरेशन आई थी। उसी कार खराब हो गई थी, इसीलिए अनिक उसे अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए आया था। अनिल और मिस्टी जब मल्होत्रा कॉरपोरेशन पहुंचे, ठीक उसी वक्त ही रुद्र भी अपनी कार से बाहर आया। उसने जब मिस्टी को किसी लड़के के साथ ऑफिस आते देखा तो उसे बहुत ज्यादा जलन हुई। मिस्टी ने कार से नीचे उतर अनिक से कहा, थैंक यू अनिक मुझे ड्रॉप करने के लिए। अनिक जो कि कार से नीचे उतर चुका था, उसने मिस्टी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को तुमको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत है। मिस्टी ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिला दी। तुमको पता है ना मिस्टी, हम दोनों दोस्त हैं, तो ये सॉरी थैंक यू वाली फॉर्मेलिटी हमारे बीच कभी नहीं आनी चाहिए। अनिक ने कहा। अनिक और मिस्टी के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था, वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। रुद्र को भी उन दोनों की बातें सुनाई दे रही थी, ऊपर से मिस्ट्री का अनिक से ऐसे मुस्कुराते हुए बातें करना उसे और अपनी जेलस फील करा रहा था। आगे क्या हुआ इस कहानी में जाने के लिए सुनते रहिए कॉलेज लव। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट योर ओपिनियन। हर हर महादेव।